नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी आपके शो के चारों हीरो प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आप सभी का। आज देखिए, वैसे तो खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जिस खबर ने आज सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ है और जोर पकड़ा हुआ है वो है नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट का संज्ञान लेने से कल दिल्ली की एक अदालत ने इनकार कर दिया। कल हमने इस पर बात की थी आपके सामने। आज ये मुद्दा नए सिरे से उछला है। कांग्रेस कह रही है, देखिए ये तो हम कह रहे थे पहले दिन से ये फर्जी मामला है, इसमें कुछ दम नहीं है और ये और केवल वैमनस्य की भावना से ये सरकार कर रही है। आज इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट आई, ईडी के सोर्सेज से बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, वो हम आपको बताएंगे। आज बीजेपी ने भी इस पर एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की कि ये ना समझें आप कि ये जो जांच का फंदा है ये गांधी परिवार के गले से, सोनिया राहुल गांधी के गले से उतर गया। ये 420 का मामला है, फ्रॉड का मामला है, पैसे के हेरफेर का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ये इतनी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगा गांधी परिवार का। तो इसमें क्या क्या नई बात पता चली है वो हम आपको बताएंगे। और इतनी बात तय है, सरकार इस मामले को किसी भी सूरत में हल्का पड़ने देना नहीं चाहती। अब हुआ यह कि कल अदालत ने कहा कि ईडी क्यों इस मामले की, हम इसकी चार्जशीट का संज्ञान इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपके पास कोई प्राथमिकी नहीं है, मतलब कोई एफआईआर नहीं हुई। कोई पुलिस एफआईआर करती, सीबीआई एफआईआर करती, वो आपको जांच देती, आप ईडी उसमें आपका काम मनी लॉन्ड्रिंग जांचना है, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सिरा मिलता, आप उसको पकड़ते, जांच करते, फिर मेरे पास आते। लेकिन आपने तो एक इंडिविजुअल सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह मामला लिया था। अब इस पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें इसमें गड़बड़ दिख रही है, ये आपका अधिकार नहीं है। ये गड़बड़ की एफआईआर होनी जरूरी है, इतनी बात कल अदालत ने कही थी। अब आज क्या हुआ इसमें, सबसे पहले खड़गे साहब की बात मैं आपको सुनाऊंगा। खड़गे साहब आए और खड़गे साहब ने वही बातें जो कहा। देखिए, सत्यमेव जयते के पोस्टर लेकर पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद पहुंचे हुए थे। ट्रूथ विंस, ये सच्चाई की जीत है कि अदालत ने यह कहा कि हम पर केस नहीं बनता, ईडी हमारी जांच नहीं कर सकती। कांग्रेस के सारे सांसद सत्यमेव जयते का बड़ा सा बैनर लेकर के आज पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हुए थे। लेकिन क्या ऐसा है, कोई फैसला आया है क्या? सबसे पहली बात, अदालत ने ईडी से यह कहा आप अपनी जांच जारी रख सकते हैं। ईडी की जांच पर कोई रोक नहीं है, ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन क्या यह ईडी के लिए झटका था? इसकी बात आपको बताते हैं। ईडी कह रही है झटका है, लेकिन तात्कालिक झटका है। हम पर यह आरोप है या हमसे कहा गया कि आपके पास कोई शिकायत नहीं थी, एफआईआर नहीं थी, आपने इंडिविजुअल की शिकायत पर चार्जशीट दाखिल की है और इससे हम इसका संज्ञान नहीं लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रमाण आप हमें देना चाहते हैं उसके लिए भी मुझे प्राथमिकी की जरूरत होगी जिस पर आपका केस खड़ा होगा। अदालत की तरफ से सिर्फ तकनीकी आधार पर चार्जशीट को अस्वीकार किया गया, ये ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं। उसमें दिए गए तथ्यों या सबूतों के ऊपर, चार्जशीट में, उसके ऊपर कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाया। केस के मेरिट डिमेरिट पर कोई सवाल नहीं किया। वो ईडी जो मुख्य तौर पर 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लेकर के गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, उस पर कोई टिप्पणी कोर्ट की नहीं है। तो ईडी का कहना यह है कि यह जरूर है कि तात्कालिक झटका है, लेकिन इसका भी इंतजाम हमारे पास पहले से था और हम मान रहे थे कि ऐसा कुछ अदालत हमें कह सकती है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की अक्टूबर महीने में आर्थिक अपराध शाखा की एक एफआईआर हुई है इसी मामले में, जो 420 और सुनियोजित साजिश के आरोप लगाकर जांच कर रही है। अब ईडी का कहना यह है कि कोर्ट ने मेरी जांच पर रोक नहीं लगाई और एफआईआर दिल्ली पुलिस की हो चुकी है। अच्छा, कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं नई एफआईआर पे पुरानी जांच स्वीकार कर लूं। तो आप अपनी जांच आप करते रहिए। तो ईडी अब यह कह रही है कि जब दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी कर लेगी और फिर उसमें पहलू आएगा मनी लॉन्ड्रिंग का, तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट भी जाएगी और उसके साथ साथ हम यही चार्जशीट जो आज कोर्ट नहीं ले रहा है, हम दिल्ली पुलिस के केस में लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं ओपन एंड शट केस है हमारे पास। 2017-18 के अंदर फर्जी इनवॉइसिंग के जरिए कहीं किराया दिखाया, कहीं दान दिखाया, 80 करोड़ रुपया आया और वो शुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग है। आप कहेंगे लेकिन ये तो मूल मामला ही नहीं था। मूल मामला तो था कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली
50 लाख रुपए दे करके एजीएल कंपनी ने, जिसमें दोनों 74% के डायरेक्टर हैं, सोनिया जी और राहुल जी। तो उस मामले का क्या होगा, इसकी बात हम अभी करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं सुनवा रहा हूं शुरुआत में क्या बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, और गौरव भाटिया ने आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों ये साबित करने की कोशिश की कि केस खत्म नहीं हुआ। आज मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है। और कोई एफआईआर नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं। अच्छा, बीजेपी ने कांग्रेस को फिर पलट घेरने की कोशिश की। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मामला 420 का है और मामला रद्द नहीं हुआ है। पूरा गांधी परिवार बेलगाड़ी परिवार है, मतलब पूरा परिवार बेल पर है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी, और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। अब चूंकि हमारा काम आपको कहानी बताना है पीछे की, तो पहले ये देखिए कि ये जो आरोप पत्र पर चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला दिल्ली की कोर्ट में था, ये कब से चल रहा है। 14 जुलाई 2025 को बहस पूरी हो गई थी और मामला टल गया। 29 जुलाई 2025 को अदालत बैठी, चार्जशीट लेने की बात हो रही है, फिर फैसला टल गया। अगस्त 2025 को अदालत बैठी, फिर फैसला टल गया। 29 नवंबर 2025 को फिर अदालत में मामला लेके ईडी पहुंची, साहब मेरी चार्जशीट ले लो, फिर मामला टल गया। अब ऐसा लग रहा है इस सबके बीच में ये तय था, ईडी को मालूम था, एजेंसी को मालूम था कि कुछ प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है ये भी मालूम होगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने एक फ्रेश एफआईआर इस मामले में की कि भाई ये तकनीकी मामला सामने आ सकता है कि आप एक प्राइवेट कंप्लेंट पर मेरे पास शिकायत लेके आ रहे हो, आपके पास कोई एफआईआर नहीं है। तो अब 16 दिसंबर को फाइनली दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि हम आपका केस जो है इसको हम फिलहाल इसकी चार्जशीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब ईडी के सोर्सेज से जो खबरें आई हुई हैं उस पर उन्होंने क्या कहा, उसमें कहा है कि यह तात्कालिक झटका हमारे लिए है, लेकिन हमारा केस बहुत मजबूत है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर हमें केस कमजोर होने की आशंका पहले से थी, ये ईडी के सोर्सेज कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में भले ही पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत दाखिल की सुब्रमण्यम स्वामी ने, अदालत ने संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, ये भी वो कह रहे हैं। इसके बावजूद हमें लग रहा था कि ये टेक्निकल दिक्कत हमें आ सकती है, और प्रॉब्लम ये थी कि केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। केस में जिरह तो दूर, गवाहियां ही जो है वो पूरी नहीं हुई थी। तो अब ईडी कह रही है कि मेरा मामला ओपन एंड शट केस है। 2017-18 में नेशनल हेराल्ड में 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हमारे पास हैं। दिल्ली पुलिस की जांच जब पूरी हो जाएगी, हम ये अपनी चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग की उसके साथ लगाएंगे, दोनों केस साथ साथ चलेंगे। अब त्रिपाठी जी, लेकिन वो 12 साल का क्या हिसाब है? ये जो 2013 से शिकायत के बाद से आज एजेंसी 2025 की एफआईआर के भरोसे है। कल भी हम ये बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा पलट लें इसको सौरभ जी। 2013 से 2025 आ गया, न्यायपालिका आज इंतजार कर रही थी। एजेंसी तो जो काम उसको करना था वो उसने किया, ये भी सही। और उस वक्त तो न ये सरकार थी, न ये कह सकते हैं कि एजेंसी इस सरकार के दबाव में काम कर रही थी। 2012-13 से 2025 आ गया, सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट तक मामला चला गया, और उसकी जो पूरी आप देखें तो साफ साफ है कि क्या मसला है। पैसा इधर से उधर गया, हेर फेर हुई है। शेयर की कीमत कितनी थी और किस संपत्ति के बदले उसको दे दिया गया, कैसे हुआ, क्रॉस होल्डिंग पैटर्न वो साफ साफ दिख रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं।
गांधी परिवार की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया। और जब से मोतीलाल जी का निधन हुआ, बहुत स्पष्ट हो गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ऐसे कोई पार्टी और उसकी संपत्तियां चल सकती हैं क्या? और इस सब से ऊपर जो काम किसके लिए था, अखबार चलाएंगे, इससे एक चैरिटी वाला काम होगा, उसमें क्या किया गया, रेंट वसूला गया। ये तो सीधे सीधे फ्रॉड का, फोर्जरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, इतने तरह के मामले हैं। इतने दिनों में न्यायालय क्या प्रतीक्षा कर रहा था कि एफआईआर होगी, और अब एफआईआर हो गई तो इसके बाद इस पर बहस होगी। लेकिन हां, ईडी के लिए झटका है कि उसको इतने समय से क्यों नहीं आ रहा था कि यह तैयारी उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि ईडी का बेसिक प्रीमाइस होता है कि किसी न किसी एफआईआर के आधार पर उठाती। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो वो पिक करते हैं, लेकिन कोई एक एजेंसी एफआईआर करना चाहिए, बिना किसी एक एजेंसी के नहीं कर सकती। जरा इसको एक सेकंड, जरा सर 10 सेकंड लूंगा। ओरिजिनल कंप्लेंट 2013 की सुब्रमण्यम स्वामी की, कोर्ट ने संज्ञान लिया, रिलीफ लेने के लिए गांधी परिवार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया। मतलब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि यह केस ले लिया गया है, केस का संज्ञान लोअर कोर्ट ने ले लिया है, तो पूरी जुडिशरी को मालूम था कि यह केस चल रहा है। वो बात आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल, ये बात कह रहे हैं। ठीक, ये इतनी बात हो गई। चलिए साहब, अब आ गया 2025 में हुआ कि साहब एफआईआर नहीं थी तो हम इसमें चार्जशीट नहीं लेंगे। दो मामले अलग अलग हैं, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हथियाने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग तो 80 करोड़ की पकड़ रही है ना, अभी भी 80 करोड़ ही कह रही है ईडी। तो क्या अब ये जो अक्टूबर 2025 की दिल्ली पुलिस की जांच, वो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाने की करेगी मोटा मोटा, और ईडी 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। लेकिन वही बात आ गई ना कि ये अब प्राइमरी जांच जो 13 में शुरू हुई थी, वो दिल्ली पुलिस 25 में शुरू करने जा रही है। मैं तो वो 12 साल का हिसाब मांग रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, और इसे किसी 117 पेज का जजमेंट आया है, और आपने सही कहा 24 जुलाई को इस पर हियरिंग हो गई थी और 29 जुलाई 2025 को इस पर निर्णय आने वाला था। फिर जो है वो 8 अगस्त को हुआ कि 8 अगस्त को अब निर्णय आ गया। फिर हुआ कि नहीं, अब नवंबर 28 या 29 तारीख को इस पर निर्णय आएगा। और वो ये 3 बार टलता गया, मुझे लगता है। और फिर आकर के केस आकर के कहां ठहर गया, जहां 2013 में खड़ा था केस। तो ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था की गलीच जो संस्था है, गलीच व्यवस्था, थोड़ा सा प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, वो इस पर एक टिप्पणी है कि आप एक प्रक्रियागत मैं बता रहा हूं उसे, प्रक्रियागत और सब्सटैंटिव जस्टिस दो चीजें होती हैं, एक प्रोसीड्यूरल और एक सब्सटैंटिव। यदि गलत था तो कायदे से उसी समय यह खत्म हो जाना चाहिए था। और यदि इतने दिनों तक 13 साल तक हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो फिर मुझे लगता है कि इस प्रक्रियागत आधार पर एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं मानी जानी चाहिए थी। और यदि है ऐसा, तो यही कारण है कि इस देश में न्याय व्यवस्था के बारे में लोग कहता है कि वो इतनी खर्चीली व्यवस्था है, इतने लंबे खींचती है कि आप उससे न्याय की उम्मीद ही नहीं कर सकते। इससे जुडिशियल सिस्टम एक्सपोज हुआ है, पूरी जुडिशियल सिस्टम इससे एक्सपोज हुआ है कि 13 साल केस चलते चलते आज आकर के कहां पर खड़ा है। लेकिन ये तो बात सही कही प्रोफेसर साहब ने ना। अब ईडी भी अक्टूबर 2025 की दिल्ली पुलिस की एफआईआर के भरोसे है, तो दिल्ली पुलिस तो अब शुरू कर रही है ना अपना काम। बिल्कुल, तो मतलब अब सब कुछ नए सिरे से होगा निश्चित रूप से। जब दिल्ली पुलिस ने जो मामला दर्ज किया, और जो ईडी का भी मानना था, ये डर था कि भाई सुब्रमण्यम, हालांकि ये बता दो, इसको चैलेंज करने जा रही है हाई कोर्ट में ईडी। बिल्कुल, और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज किया था, ये लग रहा था कि बाद में भाई वो उनके कारण ये केस वीक होगा, या वो विड्रॉ कर सकते हैं, या किसी तरीके से इस मामले को कमजोर कर सकते हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया है, और ईडी को जब लगा कि भाई अगर हम जा रहे हैं और हमें इस बात के लिए कोर्ट से डांट पड़ेगी कि भाई पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बिना एफआईआर के आप ईडी ने जांच कैसे शुरू कर दी, क्या किसी संस्था ने इसके एफआईआर दर्ज की है, तो मुझे लग रहा है कि ईडी को लगा होगा कि हमसे एक भारी ऐतिहासिक भूल हो गई है और इस मामले में हम कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा भविष्य में यह मामला बना रहे, इसके लिए पहले दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करा दी जाए। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, इस एफआईआर के आधार पर अब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाएगी, वो उनसे बातचीत होगी। उसके बाद मुझे लगता है कि ईडी अब नए सिरे से इस मामले को लेकर जाएगी
लेकिन ईडी जैसी एजेंसी और इतने तमाम बड़े सीनियर एडवोकेट जनरल है, इतने सलाह देने वाले लोग, उन्हें क्या इतनी बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता था कि भाई जिस आधार पर आप जॉब कर रहे हो वो कोर्ट के अंदर नहीं ये टिकेगा? उल्टा पूछ रहे हैं, ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो वहां किसी को नहीं पता चला कि किसकी शिकायत पे हो रही है हाई जांच? कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आप छोड़िए, एजेंसी तो आपको न्याय दिलाने के लिए जा रही थी ना कि भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपराधी, हम प्रूव करेंगे। तो आपको तो अपना होमवर्क पक्का करना चाहिए था ना, आपको सारे प्लस और माइनस की तैयारी करके जाना चाहता कि भाई विपक्ष उनकी तरफ से जो वकील खड़ा होगा ये मुद्दे उठाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी, आप तरफ से आप क्या तैयारी करके गए? आपको मालूम था कि इस पे आपको मुंह की खानी पड़ेगी? ये बताता है कि किस तरीके से एजेंसियां काम करती है और जिस तरीके से ईडी बदनाम हो चुकी है पूरे देश के अंदर सारे मामले को लेकर, ये उसमें एक और कर अब दिया। सर केस ही गलत है, एजेंसी की गलती है, जुडिशियल प्रोसेस की गलती है, क्या है? एक तो मैं अपने आप को नहीं शामिल कर रहा कि आप जुडिशियल सिस्टम को गलीच व्यवस्था कहें। आप कर रहे हो तो अपने को कर ले, मैं नहीं कर रहा इसमें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बहस हो रही है ना कि ईडी ने ध्यान नहीं दिया या जुडिशरी ने दिया, मेरा सवाल बेसिक यह है कि ईडी आई कैसे इस केस में? ईडी को ये केस कैसे जांच करने का अधिकार मिला और ईडी ने जांच क्यों की? पहले तो ये बताइए मुझे। ईडी का तो सिस्टम है ना, ईडी को कोई रेकमेंड करता है, जैसे एम्स है तो एम्स क्या है? हॉस्पिटल। एम्स में आप सीधे इलाज के लिए नहीं जा सकते, वो रेफरल हॉस्पिटल है, समझते हैं? तो ईडी जो है वो रेफरल एजेंसी है, वो डायरेक्ट केस नहीं लेती। सीबीआई, पुलिस कोई जो है उसको एफआईआर करता है और वो कहता है भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इसलिए आप इसको देखिए। तो किसी ने तो कहा नहीं, तो ईडी को सपना आया कि वो आके भैया मैं देखता हूँ आपके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ नहीं है वो आपने कैसे ली। पहले इसका जवाब ईडी ने दिया? नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ईडी को झटका क्या लगा? वो तो जब ये केस की हियरिंग हो रही थी तो कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पॉइंट को रखा कि भाई ये कैसे ईडी इस केस को कर रही है, और जिस दिन ईडी ये केस रखा गया उसके बाद ये फैसला इतने दिन टला, उसके बाद पुलिस की तरफ से ईओडब्ल्यू करवाई गई। तो ये है पहला मुद्दा। तो यह है कि ईडी को जरूरत क्यों पड़ी? आप खड़े हुए हैं सौरभ जी, तो सौरभ जी के लिए सपना आ रहा है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं सौरभ जी? मतलब कोई बेसिक कारण ही नहीं मुझे पता कि ईडी क्यों इसमें है इन्वॉल्व। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। वो तो कोर्ट ने कही दिया, तो इसमें तो ये तो फैक्ट है। हाँ। कि भाई जो आप कह रहे हैं तो फैक्ट है, कोर्ट ने कहा है। अब दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, जो आगे पढ़ रहे हैं कि भाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, कोर्ट वालों ने क्यों नहीं कहा? कोर्ट ने क्यों नहीं कोर्ट कहा? को सिस्टम ही नहीं आप समझते। इसका मतलब कोर्ट में तो जो चीज रखी जा रही है उस पर होता है। सारे कोर्ट में क्या हो रहा है इसका जवाब एक कोर्ट नहीं दे सकता। जो कोर्ट सुन रहा है उसमें जो वकील जिस चीज को रखते हैं फाइल को, उस पर कोर्ट हियरिंग करता है। मैं आपको मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी है। जब बेल लेने के लिए सोनिया जी, राहुल जी हाई कोर्ट गए या सुप्रीम कोर्ट गए जी, तो ये बोला ना कि मेरी जांच कर रही है एजेंसी, एजेंसी से बेल लेनी थी ना। एजेंसी नहीं, वो सीबीआई का मामला था। 420 की और मनी लॉन्ड्रिंग अलग अलग चीज है सर। आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। नहीं। 420 अभी भी चल रहा है, इसलिए जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। नहीं, सीबीआई का केस कब का केस है? वो 13 का चल रहा है। 13 का चल रहा है ईडी का नहीं है ना। और ये कहना कि नहीं उस समय चल रहा था, तो ईडी तो उस समय नहीं थी। ईडी तो मोदी सरकार आने के बाद इसमें इन्वॉल्व हुई है। तो जो सीबीआई, इसलिए बहुत सारी चीजों को मिक्स मत कीजिए। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। तो मतलब ओरिजिनल जब सुब्रमण्यम स्वामी कंप्लेंट भी है उस वक्त सीबीआई ने केस लिया और ईडी ने भी केस लिया। नहीं, ईडी ने उस समय केस नहीं लिया, मोदी सरकार आने के बाद 2016 के बाद हुआ। ठीक है, तो मतलब सीबीआई को ठीक से रखिए। मैं तो सरकार की तरफ से, मतलब सरकार मतलब सीबीआई को आप तो एक तरफ है। सीबीआई को ये केस प्रोसीजरली हैंडओवर देना था कि भाई आप इस मामले की इसमें आप ये जांच कीजिए ईडी को। हाँ, सीबीआई ने देना सीबीआई जांच कर रही थी तो सीबीआई कहती ईडी को कि भाई वो नहीं किया, वो नहीं किया है ना। तो इसमें पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि वो जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाला मामला है वो उसकी जांच चल ही रही है। अभी इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ कि 2000 करोड़ कहां से लेकर आए ये मुझे नहीं पता। किसी को पता है कि 2000 करोड़ का असेसमेंट किसी ने किया है? कौन कह रहा है? क्योंकि हमने चला दिया 2000 करोड़ रुपए। हमने मतलब जो लोग भी चला रहे हैं। फिर आप अपने ऊपर विजय त्रिवेदी पे मत लीजिए, क्योंकि ईडी ने भी असेसमेंट में 900 करोड़ रुपए। चलिए 900 करोड़ कह लीजिए। हाँ, नहीं तो 900 करोड़ 2000 करोड़ में बहुत फर्क होता है। पहली बात तो हम ऐसे ही चला रहे हैं। उसकी जांच हो रही है ना सीबीआई। अभी 1 मिनट रुक जाइए। फिर आप आए 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग पर। तो 80 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग जिसका अभी अधिकार नहीं है ईडी को, उसको 2000 करोड़ रुपए का मामला बनाकर ऐसा किया जा रहा है कि बैलगाड़ी चल रही है। नहीं, अब सर अब यहाँ फिर जब ओरिजिनल जांच हुई रही है आप कह रहे हैं, अब उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर्टी का जो भी हो वो 900 करोड़ हुआ है। चलिए 900 करोड़ वो अलग चल रहा है।
हाँ, ये तो मैं संपत्तियां ये कह रहा हूं ना, हथियाने के इसलिए गौरव साजिश हुई। भाटिया ठीक कह रहा है कि अपराध मुक्त नहीं हुआ गांधी परिवार। हाँ लेकिन वो सीबीआई और मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग अलग चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तो मतलब ये कोई और अभी सत्य की ED जीत का- हो नहीं गई ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि गौरव भाटिया ने ठीक बोला कि ये अपराध ठीक है, जो अब आप बोलिए। वो कांग्रेस भी ईडी पर हमला कर रही है कि भाई ईडी को इस तरह से नहीं आना वो चाहिए। 2000 करोड़ की संपत्ति सबको पता है, पता नहीं क्यों विजय जी के ध्यान में अभी नहीं नहीं, आ ईडी के रिकॉर्ड पर है, मैं सरकार बता के दे रहा हूं, रिकॉर्ड पर मैं है। बता दे रहा हूं वो क्या है। हाँ 50 लाख रुपए देकर जो शेयर लिए गए, जो एजेएल की प्रॉपर्टीज हैं देश भर में, लखनऊ, दिल्ली और दूसरी जगहों पर, उनकी कुल जो संपत्ति की कीमत है वो 2000 करोड़ नहीं रुपए है, मैं ये वही कह- है सर। आपके करने से थोड़ी होगी, सरकार ने जो लिखी है, ईडी ने लिखी है, वो 900 करोड़ रुपए असेस किया है। सर उतनी जब्ती हुई है अभी। अरे, जब्ती नहीं हुई है, 900 करोड़ का संपत्ति की असेसमेंट जब्ती किया की है। 900 करोड़ का अच्छा, assessment मैं ये किया। कह रहा हूं, अगर उन्होंने असेसमेंट किया तो उस असेसमेंट पे तो बाद में डिबेट होगी ना, ये कोई पॉइंट थोड़ी ना है। 2000 किसी भी मामले में ऐसा होता है, जब कोई फ्रॉड होता है, वो कहते हैं इतने 1000 करोड़ का है, तो क्या इतने 1000 करोड़ किसी को मिलते हैं? वो असेसमेंट करते हैं कि इतने 1000 करोड़ का है। आप एजेएल में इतना स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं कि वो 2000 करोड़ कहां से आए, तो मैं बता रहा हूं कि वो मूल शेयर 50 लाख का लेके 2000 करोड़ की संपत्ति है। आपकी बात मान ले, वैसे ईडी की ही बात वहां मानी जाएगी, हमारी आपकी नहीं मानी हमारी और जाएगी। आपकी बात का मतलब अगर नहीं है। आपकी बात मान ले तो भी 900 करोड़ की क्या- संपत्ति 50 क्या लाख ये में केस कैसे मिल कमजोर सकती हो है? गया? क्या ये रिलीफ है राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए? ये बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई रिलीफ है। यह जरूर है कि गांधी परिवार ने इसके सारे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय किए, मोतीलाल वोरा के ऊपर सब कुछ डाल दिया, कोई सहयोग एजेंसी के साथ नहीं किया। और एजेंसी की गड़बड़ी यह है कि पिछले 10 सालों में गंभीरता से इसको एफआईआर करके उसकी जांच नहीं की, उससे पहले पूछताछ कर लिया, पूछताछ के आधार पर भी उनको कुछ नहीं मिला, जब्ती भले कर ली, लेकिन उसको वो चेन जो होती है, जिसको बार बार कहा जाता है कि मनी की चेन आप दिखाइए, उसको अच्छे से स्टैब्लिश करने में नाकामयाब रहे। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक ऑफेंस कर रही है तो फिर से ये जांच होगी, और अभी ये केस बंद नहीं हुआ है, राहत नहीं। इस पर ढिलाई तो है ही है, लेकिन क्या रिलीफ है ये गांधी फैमिली? देखिए, एक पहले तो इसकी मैं व्याख्या कर दूं कि गलीच का मतलब फूहड़ भी होता है। हम लोगों ने किया क्या है कि अभ्रंश तरीके से जब हम शब्दों को, चूंकि हम अपने वे प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कई बार हमने गिरोह शब्द का प्रयोग किया है, तो उस पर भी आपत्ति हो जाती है। गिरोह का मतलब मंडली भी होता है, ग्रुप भी होता है। तो इस बात को क्लियर कर दें, मूल बात क्या है। इन साधुओं का गिरोह बोलिएगा। मूल आदमी, मैंने इसको नहीं बोला है सर, अच्छा, मैंने इसको नहीं बोला है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जो केस एक 2013 में था, आज वहीं आकर के टिकी हुई है। एजेंसियों ने अपना काम किया है, ठीक है, टेक्निकल गलत है, वो तो मैं भी मानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और यही बात यदि अदालत को कहनी थी, तो हम और आप तो रोज अकाउंटेबल हो जाते हैं, किसी काम के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। ये बात तो जुलाई में भी कही जा सकती थी, ये बात तो अगस्त में भी कही जा सकती कितने थी, सालों ये में बात कभी नवंबर में भी कही जा सकती, इतनों सालों में की जाती है। इस व्यवस्था पर टिप्पणी है, किसी व्यक्ति या किसी जज या किसी ये न्यायालय पर टिप्पणी नहीं है, पूरी न्यायिक व्यवस्था पर यह टिप्पणी है। और जब से भी ईडी के हाथ में केस आया, और किसी ने इसके पूछा बारे क्यों नहीं में, कि तुम और किस एक केस मिनट, में जांच 10 सेकंड रुक जाइए। और इन सारे बिंदुओं पर कि पीएमएल एक्ट का लागू होता है या नहीं होता है, यह सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बहस हुई है। यह मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पर भी बहस हुई है। और इसके बावजूद भी आकर के लोअर कोर्ट में आकर के यदि केस को कहा जाता है कि हम आपकी चार्जशीट को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। साजिशी सिद्धांत आ रहा है, बोलिए। बोल लीजिए, अब आई गया तो मन में। इधर सुब्रमण्यम स्वामी जी को आपने कब सुना बोलते हुए? बिल्कुल। मेरे मन में यूं ही कल से मैं सोच रहा था कि इस मसले पर तो अभी स्वामी जी को, जैसे वो टीवी पर बैठकर तथ्यों के साथ समझाते हैं पूरा केस, इधर वो समझा नहीं रहे हैं। कुछ मामला और हुआ है, कई महीनों से नहीं बोल रहे हैं। मैं इस इसीलिए मुद्दे कह रहा हूं, पर। मेरे मन में कल ये प्रश्न आया और कि क्या कुछ राहुल नया गांधी पुराना के रिश्ता पासपोर्ट, बदला है क्या? राहुल गांधी के पासपोर्ट मुद्दे पर भी नहीं बोल रहे हैं। वो बोल किस पर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मेरे मन में ये प्रश्न आया। तो स्वामी के भरोसे सरकार चल रही है क्या? नहीं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वामी के कंप्लेंट भरोसे तो, स्वामी के भरोसे नहीं, सौरभ जी, वापस नहीं ली। सौरभ जी, कंप्लेंट तो है उनकी। सौरभ जी, स्वामी के भरोसे सरकार चल रही होती ना, तो ये चार्जशीट तक नहीं स्थिति आ जाती। और दूसरी एक बात और बता दूं, एक चीज जोड़ ब्रेक दूं। नहीं, बार-बार पूछताछ के लिए हो रही है, तो एक नेता से 58 घंटे एजेंसी ने बातचीत हुई, और एक ने 8 घंटे पूछताछ की, और आप कह रहे हैं कि पूछताछ नहीं हुई, सपोर्ट नहीं कर रहे। शॉर्ट में
प्लीज। मुझे लगता है कि ईडी को अगर इतना था तो भाई कम से कम रॉबर्ट वाड्रा पे इतनी जांच की, इसको तो कम से कम एक दिन अरेस्ट कर लेते। जो एजेंसी रॉबर्ट वाड्रा को एक दिन गिरफ्तार नहीं कर सकती है, वो उम्मीद करती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी मैं को कह रहा arrest हूँ ईडी करेगी। को जाके कोर्ट से पूछ इतनी लेना हैसियत चाहिए है क्या ईडी की? नहीं, ये पूछ लेना चाहिए साहब, ये रॉबर्ट की जांच भी हम 15 साल से कर रहे हैं, करते रहे कि नहीं करें। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत खराब बातें भी की थी। राहुल जी ने पूछ लिया था, रखने रफेल गिरे, राहुल जी ने कहा था मुखबिरी कर दी, जयशंकर जी ने जाके पाकिस्तान को बता दिया हमने बम गिराए तुम्हारे शहरों के ऊपर। अब मामले को छोड़ भी नहीं रहे। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए गए हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में पीएमओ में मंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मतलब पाकिस्तान से जंग को लेकर के एक बहुत विवादित स्टेटमेंट दिया। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। एयरफोर्स के विमान गिराए गए थे। 7 मई को हुई करीब आधे घंटे की ही हवाई झड़प में भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में ही नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उन्हें गिराए जाने का खतरा था और इस वजह से एयरफोर्स को पूरी तरीके से ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिरने की पूरी आशंका थी। अब उनका बयान सुनाने से पहले मैं तो ये डिमांड करता हूं कि पृथ्वीराज चव्हाण जी को ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये जानकारी उनको किसने दी, किसने, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल बात बता रहे हैं, अंदर की बात बता रहे हैं। किसने दी? क्या उनको भारत के रक्षा विभाग में से किसी ने जानकारी दी? क्या उनको भारत की वायुसेना में से किसी ने जानकारी दी, या भारतीय सेना या नौसेना किसी ने ये जानकारी दी उनको, या वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सुनते हैं और पढ़ते हैं और वहीं से उनको ये जानकारी मिली? इसके अलावा जानकारी का और कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि ये सारी, इनमें से कोई बात मैंने किसी अंतर्राष्ट्रीय, अमेरिका है, नहीं वही मैं कह रहा हूं, ये जितनी डिटेल में वो बोल रहे हैं, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय अखबार में भी ये ऐसी डिटेल नहीं छपी है जो वो बोल रहे हैं। तो इसका सोर्स क्या है, ये तो उनको आके बताना चाहिए कम से कम। सुनिए आप उनकी बात। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो, आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। चव्हाण साहब ने फिर यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई, लड़ाई सिर्फ हवाई लड़ाई हुई, मिसाइल से हुई। अब उन्होंने ये सवाल उठाया कि भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली थल सेना की क्या जरूरत है, इनको किसी और काम पे लगाओ। और मैं यहां फिर बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति भारत सरकार में पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं, बहुत लंबे समय तक पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जब मिसाइलों से और हवाई जहाज से ही लड़ना है तो ये 12 लाख की फौज क्यों रखी हुई है? सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली नाही। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं, आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करून घेऊ आपण। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये उन्होंने बोल दिया तो उसके बाद जाहिर है उनको लोगों ने कहा होगा साहब क्या बोला है आप, कुछ विवाद हो जाएगा। ये तो आसपास के लोग ही बता देते हैं ना, जरूरी नहीं कि कोई उनका विरोधी ही बताए। लेकिन पृथ्वीराज जी को अपने बयान पे कोई अफसोस नहीं है। आज जब उनको लेके, उनके बयान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने माफी मांगने की बात से तो साफ इनकार कर दिया। किस बात की माफी? बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं या बिल्कुल regret सवाल है नहीं कुछ उठता, किसी सवाल तरह का? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल नहीं माफी उठता। का मांगू? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल क्योंकि नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? आउट ऑफ द क्वेश्चन। आर यू अपोलोजाइजिंग? उन्होंने कहा आउट ऑफ द क्वेश्चन। क्या आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता कि मैं इस बयान के लिए माफी मांगूं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर पृथ्वीराज जी, आप, उन्होंने कहा मैं डिटेल में बात करूंगा, पूरी डिटेल में बात कीजिए आप और बताइए कि आपको ये जानकारियां किसने दी हैं।
मैं हैरान हूं कि इतने वरिष्ठ व्यक्ति इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि भारत को थल सेना की क्या जरूरत है। 4 युद्ध लड़ चुके हो पाकिस्तान से, एक पूरा युद्ध और एक छोटी झड़प आप लड़ चुके हैं चीन से। छोटी नहीं, कई झड़पें हो चुकी हैं। मैं तो गलवान की बात कर रहा था, नहीं तो बहुत झड़पें चीन से। और आप कह रहे हो 12 लाख की सेना रखी किस लिए हुई है? चारों तरफ तुम दुश्मनों से घिरे हुए हो, और एक व्यक्ति जो 10 साल तक तो कम से कम मंत्री रहा है, वो व्यक्ति केंद्र में और मुख्यमंत्री रहा है, वो ये बात कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर नेता। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि पीएमओ में मंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान, और बहुत सीरियस पॉलिटिशियन की इमेज रही है। ये ऐसे लूज कैनन नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बोलते रहे हो। लेकिन ये जो इन्होंने बोला है, ये खतरनाक है ना कि 19 और क्या ये राहुल कांग्रेस की मानसिकता को परिलक्षित करता है? वो राहुल कांग्रेस जो गलवान और डोकलाम के वक्त अलग अलग तरीके से दिख रही थी। और जरा सोचिए, हम चीन को क्यों झुका पाए थे? चीन को हम इसलिए झुका पाए थे जब हमारी उनकी झड़प हुई, उसके बाद हमने मिरर डिप्लॉयमेंट, जो आर्मी का एक शब्द होता है, वो क्रिएट कर दिया। 50,000 सैनिक, यानी उधर जितने चाइनीज आंख में आंख मिलाकर थोड़ी ही दूरी पर हमारे भारतीय सैनिक की थल सेना की ताकत। दूसरा, हमने 1 दर्जन से अधिक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बना दी है, जो पता नहीं इनको अपडेट है या नहीं। अभी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था तो आदमपुर, पठानकोट, उधमपुर, भुज, ऐसे कई एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट की बात है जिसका इस्तेमाल हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। अब उनको वही बठिंडा, ग्वालियर और सिरसा 3 याद है। अब उनको तो यह भी नहीं याद है कि आदमपुर के लिए पाकिस्तानी सेनाओं ने कहा था कि हमने उड़ा दिया। पीएम गए, पीछे S-400 खड़ा है, सलामी ले रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है। कमाल का आदमी है भाई। ये मुख्यमंत्री और पीएमओ में मंत्री रह चुके हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेता कितनी भी हल्की, कितनी भी घटिया, कितनी भी देश को कमजोर करने वाली बात कह के चला जाए, मैं क्यों माफी मांगू, बात खत्म हो जाती। तो इनको या तो कुछ समझ नहीं है, और या सचमुच आज की जो राहुल कांग्रेस है उसकी मानसिकता यही, कुछ ऊट पटांग बोलो तभी टॉप लीडरशिप देखेगी, वरना नहीं देखेगी। क्या पृथ्वीराज जी का क्या स्टेटस है आजकल अपनी? क्योंकि आदमी तभी ऐसी बातें करता है जब उसको अटेंशन चाहिए होती है। 2 असर है इनको, तो उम्र का असर आ गया, 80 साल के होने को आ गए पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा, तो अभी विधानसभा जब महाराष्ट्र के हो रहे थे तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि भाई मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, तो सरकार आएगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। विधानसभा चुनाव कराड़ से हार गए 40,000 वोट से, अतुल भोसले से, भारतीय जनता पार्टी के। तो उसका गहरा सदमा इनको लगा है मानसिक रूप से, और उसके बाद से उनका जो व्यवहार रहा है लगातार, वो ये बताता है। अभी जिस तरीके से अभी कांग्रेस के एक बड़े गृह मंत्री की जो पहले रहे, उनकी डेथ हुई शिवराज पाटिल की, तो पृथ्वीराज चौहान से जब को मैसेज गया कि पृथ्वीराज पाटिल साहब की डेथ हो गई, अभी तो ही कुछ दिन, अभी तो ये कहते हैं, ये बैठक कार्यक्रम में थे, इनसे कहा गया कि पाटिल साहब की डेथ हो गई, तो कहते मैं क्या करूं। ये पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं क्या करूं, पाटिल साहब की डेथ हो गई है। तो एक बड़ा आपके साथ का कांग्रेसी नेता जो आपके साथ रहा है, देश का गृह मंत्री रहा है, बड़े पदों पे रहा है, उसके निधन पर आपके क्षेत्र से जो आता है, वो लातूर से आते थे, आप कराड़ से आते हो, उसके निधन पर आप कहते हो कि मैं क्या करूं। तो आप समझ सकते हो उसके मानसिक स्थिति क्या है इनकी। अगर उम्र का असर हो गया तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर पार्टी को, उनको पार्टी कहे कि भी आप नहीं, पार्टी पूछे ना, और पार्टी अपने आप को उनके बयान से अलग भी नहीं कर रही है। शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस ने अभी तक किसी भी प्रवक्ता ने यह नहीं कहा, राहुल गांधी ने यह नहीं कहा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने यह नहीं कहा अभी तक लोकसभा में या पत्रकारों से, या पवन खेड़ा ने कोई पीसी नहीं ली कि हम इससे अपने आप को अलग करते हैं, हमारा बयान नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं और हम कारण नोटिस बताओ इश्यू करते हैं पृथ्वीराज चौहान को। क्या पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र कांग्रेस ने, क्या सेंट्रल लीडरशिप ने कोई कारण बताओ नोटिस इश्यू किया है? इसका मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया है वह राहुल गांधी की सहमति से दिया है। जो राहुल गांधी ने जून में कहा था, जो राहुल गांधी एक्शन, 2 चीज तो होनी, जो राहुल गांधी कहते थे कि प्लेन गिर गए, हमारे प्लेन गिरे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाया है पृथ्वीराज चौहान ने, और राहुल गांधी की भाषा में पृथ्वीराज चौहान बात कर रहे हैं। आगे कुछ और खबरें और हैं। देखिए, देश भर में SIR चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन टॉर्च भी चल रहा है। 4 करोड़ वोटर नहीं मिल रहे हैं, योगी जी को इस बात की चिंता है। इसके अलावा कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में हुई SIR की प्रक्रिया जो पूरी हो गई, उसकी प्रोविजनल वोटर लिस्ट, मतलब पहला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का वो जारी कर दिया। इसमें 2 बड़े राज्य हैं, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, ये जो कल ड्राफ्ट आया प्रोविजनल ड्राफ्ट उसमें, और राजस्थान के वोटर लिस्ट से 41,84,000, मतलब लगभग 42 लाख वोट जो है वो कटे हैं। पुडुचेरी से छोटी सी जगह 1,03,000,
वोटरों के नाम जो हैं वो डिलीट किए, वो फिलहाल काट दिए गए। लक्षद्वीप में 1478 केवल इतने ही वो कटे। गोवा में 1 लाख वोट कटे हैं। तो ये है अभी तक का चुनाव आयोग का डेटा। अच्छा, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब अगले साल 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का समय दिया जाएगा, और उसमें एक तो नए नाम जुड़ भी सकते हैं, कट भी सकते हैं, प्लस इस दौरान वो जितने उनके पास दस्तावेज पहुंचे हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मान्य हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों की पड़ताल अभी होगी। लोगों को जाकर के उनसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, समन भी हो सकता है, उनसे हम और डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। लेकिन मैंने भी जब ये डेटा देखा तो फिर मेरे मन में भी ये सवाल आया, भाई बंगाल में तो बात 1 करोड़ मिनिमम वोटर की हो रही थी कि इतना तो कटेगा, और उसके ऊपर और 1.5 करोड़ के ऊपर, और जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें और कटेगा, क्योंकि उसमें घुसपैठिए भी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की बात हो रही थी। लेकिन 58 लाख बंगाल में तो 42 लाख राजस्थान में, कोई खास अंतर नहीं है। तो ये बात तो फिर है कि भाई आप बंगाल में सारे के सारे जेन्युइन वोटर थे। तो ये का घुसपैठियों वाला नैरेटिव, और वो बांग्लादेशी जो बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे, उनका क्या, इन सब का क्या हुआ? तो अब तृणमूल कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है बीजेपी से, कहां भाई तुम तो कह रहे थे 1 करोड़ वोट कटेगा, 58 लाख अभी कटे, कब कटेंगे, बाकी लोग कहां हैं? मतलब अब सब जेन्युइन है, मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। कल्याण बनर्जी ने इस पर, इनके जो सांसद हैं उन्होंने रिएक्ट किया, सुन लीजिए। एक घुसपैठिया मिला ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो 1 आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। ऑल द जोकर्स आर सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन। अब इसमें बात सही है, 58 लाख ही जो हैं अभी कटे हैं, लेकिन हमको शायद 2 दिन पहले के प्रोग्राम में या कुछ दिन पहले प्रोग्राम में बताया था आपको, चुनाव आयोग के ही हवाले से एक खबर आई थी। चुनाव आयोग का एस्टिमेट था कि 1.5 करोड़ लोग संदिग्ध मिलेंगे। संदिग्ध, ये तो वो है जो भाई मृतक ट्रांसफर ये सब वाले, ये तो नजर में पहली बार में आ जाते हैं। ये जो वोट कटा है इसमें तो कोई संशय नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है गलती से किसी का मृतक में नाम जुड़ गया, इसमें आपत्तियां थोड़ी बहुत आती है। बंगाल में, बिहार में नहीं आई थी ना ज्यादा। मेन है वो 1.5 करोड़ वोट जो चुनाव आयोग कह रहा था कि इनके फॉर्म भले ही मेरे पास आ जाएं, लेकिन मुझे इनके लिंक पे डाउट है, क्योंकि ये 2003 की बेस लाइन वाला जो लास्ट SIR था उससे ये नहीं जोड़ पाएंगे अपने आप को। इसमें से 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपना लिंक उस 2003 की SIR से जोड़ के फॉर्म भर के वापस दे दिया। ये चुनाव आयोग की चिंता है। उनका मानना है मिनिमम 1.5 करोड़ लोग संदिग्ध मुझे मिलेंगे, और जांच में उसमें हो सकता है कुछ लोग सच पाए जाएं, लेकिन वो 1.5 करोड़ की जगह केवल अभी 30 करोड़ लोग संदिग्ध मिल पाए हैं इस 58 लाख के ऊपर। 30 लाख। हाँ 30 लाख। तो 1 करोड़ तो आंकड़ा पहुंचा दिया आपने। नहीं, अब वो भी प्रोविजनल है कि वो जब जांच होगी पूरी अगले 1 महीने के बाद, उसके बाद कोई भी 2003 वाली मतदाता सूची में अपने माता पिता के नाम में, और बाकायदा जो रिपोर्ट है वो बता रही है जितने बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं उनमें ये मिसमैच कहीं 30%, कहीं 29%, कहीं 32%। और अब चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि भैया इसको बताओ कि ये कहां है तुम्हारे मां बाप। जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ है कि 40 साल की उम्र में भी दादा है, पिता है, पोता है। हाँ, कैसे संभव है भाई? तो ऐसी इतनी ढेर सारी चीजें हैं, मगर वो चुनाव आयोग कह रहा है वो संख्या 1.5 करोड़ होनी चाहिए थी, अभी केवल 30 लाख मिली है। 30 लाख प्लस मिली है। तो जाहिर है कि जब वो उसको स्क्रूटनी करेंगे, और जो लोग इसमें जिसको कहते हैं कि अपना पेपर लेकर जाएंगे, तो दोबारा वो लेकर जाने वाले हैं क्या? और जब उस पर नोटिस दिया जाएगा तो जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी धीरे से प्रोफेसर साहब ने कहा, भाई जिनके आ गए होंगे 70-75 में, तो 50 साल तो वो हो गए, तो उनकी तो 3 पीढ़ी यही है। तो उनको तो खोजना बहुत ही कठिन है। तो क्या अब क्या लगता है फिर जब अंत में, मतलब कहां तक ही नंबर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? और वो तो कह रहे हैं 1 भी घुसपैठिया मिला। देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि ये संख्या बताना तो अभी के समय बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चीज जरूर जान जाइए कि जितने बांग्लादेशी हैं उनका भारतीयकरण पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कर दिया है। और भारतीयकरण से मतलब ऐसा नहीं है कि वो भारत के, उनकी आत्मा आ गई है भारत की में,
भारत की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई है। प्रवेश तो उनकी आत्मा बांग्लादेश की ही है, कागजों पे हो गए, लेकिन कागजों पर उनके आधार कार्ड बन गए हैं, उनके राशन कार्ड बन गए हैं, उनके वोटर लिस्ट में पहले नाम भी बन गए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नहीं पकड़े जाएंगे उनको कैसे पकड़ेंगे आप? अभी कैसे पकड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप आधार कार्ड को आपको वोटर लिस्ट में शामिल करना जरूरी है। अभी है वोटर में, सॉरी उसको मैं करेक्ट कर दूं, इससे पहले कि विजय जी टेढ़ी आंख से मेरी तरफ देखें, मैं उसको करेक्ट कर दूं कि आधार कार्ड को भी एक मतलब उसको आप कंसीडर कीजिए। अब आधार कार्ड पर यदि चुनाव आयोग को लगता होगा कि ये गलत है और ये आदमी नागरिक नहीं हो सकता है, उसकी नागरिकता संदेह के घेरे में होगी, या उसके अन्य कार्ड में भी उसके अन्य डॉक्यूमेंट संदेह के घेरे में होंगे, तब जो दोबारा रिफाइंड होकर के जो आपके पास आएगा, तब उसमें अंतर देखने को मिलेगा कितना अंदर। एक और सबसे चिंतित करने वाली बात है कि जो भी मुस्लिम बहुल इलाका, बॉर्डर इलाका है, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। लेकिन फिर भी अब जो स्क्रूटनी चुनाव आयोग करेगा, आपको उम्मीद है कि उसमें कुछ पकड़े जाएंगे? उसमें कुछ पकड़े जाएंगे, सारे नहीं पकड़े जाएंगे। 58 लाख बंगाल में कटे नाम, 42 लाख राजस्थान में, आपके एक प्रदेश लाइन में। चूंकि विजय जी संदर्भ आ जाए, अगर हम 88 लाख भी मान लें, हाँ, तो विधानसभा कितने की है? 200 की है, 294, 294 के 294, तो जोड़िए उसको कितना हो गया? तो एक विधानसभा में 25-30 हजार चलेगा कि नहीं चलेगा? और नहीं वो दोनों फर्क है ना, बात है उसमें तो 58 लाख। एक बार कंप्लीट कर लेना, बोलिए। कह रहा हूँ 58 लाख तो जो डिसीज भी होंगे उसमें 20-25 लाख वो डिसीज होंगे, 15-20 लाख लोग इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, माइग्रेशन वाले वो लोग हैं। जो 1 करोड़ 20 लाख की बात, इसको दो तरह से समझने की जरूरत है। चुनाव जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उस बात से सहमत हो सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोग तो इतने समय से आए हैं तो उनके पास सारे कार्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम तो केवल कागज देखना है ना। हाँ। कागज के आधार पर नागरिकता तय करना है, नागरिकता कागज होने के बाद भी नागरिकता तय करना नहीं है। लेकिन कागज पक्का है कि नहीं ये जांचना था। हाँ, ये कह रहा हूँ, लेकिन कागज के सुप्रीम आधार कोर्ट ने पर कहा है कि वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, कागज के आधार पर। मैं कह रहा हूँ ये काम होम मिनिस्ट्री का है। इसको आज आप ये संतोष कर लेना कि वो घुसपैठिए नहीं होंगे या घुसपैठिए नहीं पकड़ पाए, ये ठीक नहीं है। ठीक बात है। देखिए, दो बातों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। हमेशा ही करो कि इलेक्शन कमीशन का काम घुसपैठियों की पहचान नहीं है। मतलब पहचान का मतलब घुसपैठिए घोषित करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। इसलिए हम ये बार बार कहते रहते हैं। तो फिर तो बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है 20 साल से। सर मोटी बात यह, हम मतलब जो आशंकाएं, जो लग रहा था कि इतने बोगस वोटर मिलेंगे, उतने फिलहाल नहीं लग रहे। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। वो तो खैर पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है ना, उसको तो अलग तरीके से देखना चाहिए। लेकिन मैं चुनाव आयोग को इस बात की रियायत देता हूं कि चुनाव आयोग का काम ये नहीं है। यदि आप कहेंगे कि वो उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग ने घुसपैठिए इतने हैं, तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि ये कैसे कह रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग खबर इस राज्य की, हम लोग खबरें कम लेते हैं, लेकिन चुनाव भी बहुत दूर नहीं रह गया। पंजाब का चुनाव 2027 में होना है। 2027 में। अब वहां की सियासत जो है ना, वो इतनी उलझ गई है, वो लगभग महाराष्ट्र बन गया है। यहाँ पार्टियां, इतनी पार्टियां हो गई हैं, पार्टियों के धड़े भी हो गए हैं। पंजाब की राजनीति में इस वक्त क्या उफान आया हुआ है वो आप जान लीजिए। सबसे पहला भी आपको याद होगा मिसेस सिद्धू का स्टेटमेंट, नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपया देकर के सीएम बनता है हमारी पार्टी। 500 इतना मेरी गलती, 500 करोड़ देके गलती नहीं, तो सिद्धू जी चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। इसके बाद इनके ऊपर एक्शन हो गया, इनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। और इसके बाद खबर यह है कि इन्होंने, क्योंकि उसी बयान में उन्होंने कहा था कि सिद्धू जी, नवजोत सिद्धू जी, वो प्रियंका जी से बड़े क्लोज हैं, बहुत अटैच्ड हैं उनसे। तो इन्होंने सफाई देने के लिए प्रियंका गांधी से समय मांगा। ये अखबार में खबर है आज की। प्रियंका जी ने इनको समय दे दिया। तारीख 19 तारीख की दिसंबर की तय हुई, परसों की, कि जाएंगी नवजोत कौर जी और अपनी सफाई देंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। फिर लोग, उनकी स्टेट यूनिट का दबाव पड़ा दिल्ली में गांधी परिवार पर, और वो उनकी मुलाकात कैंसिल हो गई, मतलब अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई। तो अब उनकी सुनवाई प्रियंका जी के सामने नहीं होने जा रही है। ये पहली खबर है। दूसरी, ये कांग्रेस की खबर। बीजेपी किस बात से परेशान है? वो परेशान है उस आदमी से जिसको वो लाई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, पूर्व मुख्यमंत्री। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि भाई कम से कम कांग्रेस जैसी भी थी, मुझसे पूछ के तो फैसले करती थी, या सलाह, नाम के लिए सलाह तो ले लेती थी। यहां तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता, और यहां सारे फैसले ऊपर से होते हैं, बस हमें बता दिए जाते हैं कि ये फैसले हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस में दोबारा जाएंगे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरी वहां मुझे इतना बेइज्जत किया गया है, उस पार्टी में जाने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। तो बीजेपी भी अजीब पोजीशन में है, कांग्रेस भी अजीब पोजीशन में है। और तीसरा, अकाली दल का भी आपको बता दूं, अकाली दल में सुखबीर बादल लगभग नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं।
क्योंकि उनके बड़े सीनियर लोग छोड़ के उनको जा चुके हैं। और वो अब इस वक्त जो है, अभी एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, तो लेकिन उनका काम बड़ा टेढ़ा है। उनको जो ग्रामीण सपोर्ट थी वो एक नए सिरे से उनको खड़ी करनी है, क्योंकि सब कुछ लूट के ले गए अरविंद केजरीवाल पंजाब में। तो ये पंजाब की परिस्थिति है। मैं आपको बयान सुना रहा हूं अमरिंदर सिंह जी का। Punjab is a different area. Look at it. Everywhere the BJP is putting through. Why not in Punjab? पिछली इलेक्शन देख लो, इलेक्शन सारी देख लो, कितनी सीटें आई, कुछ भी नहीं, hardly anything. तो क्या रीजन है? Sorry? What is the reason? Reason is you don't consult people who have been in the field and who know what to say. देखिए, decisions are taken at the upper level. Even the Congress was taken at the upper level. लेकिन पूछते हमें थे जो, everyone was asked, every MLA was asked his views, MPs were asked their views, हम सबको देते थे। यहाँ तो I don't think anyone has asked. बाकी बातें मैंने इन्होंने जो कहा वो आपको उनकी बता दी, लेकिन इनके कांग्रेस में जाने की कोई संभावना नहीं है। हमने ये बात भी कर ली, क्या सिद्धू जी के बीजेपी में आने की संभावना है? तो पंजाब में इस वक्त तो आम आदमी पार्टी का ये घर थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, या उसमें भी कुछ गड़बड़ है? वो तो नहीं, आम आदमी पार्टी भी बहुत गड़बड़ चल रही है पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब के राज्य में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सारा राज्य रहा, भारतीय जनता पार्टी को कभी स्पेस मिला नहीं पंजाब के अंदर, तमाम कोशिशों के बाद भी। अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अमरिंदर सिंह को लाएंगे तो शायद पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड ले पाएगी। लेकिन अमरिंदर सिंह खुद चुनाव हारते हैं, पार्टी के तमाम लोग चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस भी तमाम दिग्गज चुनाव हारते हैं। अब अमरिंदर सिंह को दर्द है कि भाई जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे तो वो मुख्यमंत्री भी थे, उनकी पत्नी भी सांसद थी, और पंजाब में वो जो चाहते थे वो करते थे। ठीक है, उनको हटाकर चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। और अब 83 साल के अमरिंदर साहब हो गए हैं, अभी भी इनको भी इस बात का मोह है कि भाई 84 साल में पंजाब का मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरी पत्नी फिर से बन जाए। पत्नी का लोकसभा और बेटी का विधानसभा लिए लड़ाना है। खुद भी चाहते हैं कि भाई अगर सरकार आएगी, और ये लग रहा है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है। तो अमरिंदर साहब को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी लाकर देख लिया, भारतीय जनता पार्टी ने बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी देख लिया। अब सुनील जाखड़ से पूछ लो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, तो वो कहते हैं कि हाईकमान से पूछो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं कि नहीं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो इकट्ठे किए बीजेपी ने पंजाब सारे इकट्ठे ऐसे लोग कर लिए, और उसका कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल स्थिति खराब है पंजाब के अंदर। पाकिस्तान की कहानी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इमरान खान को लेकर के, ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। इमरान खान को लेकर के एक तो हंगामा उनकी पार्टी ने लेवल अप कर दिया है। पहले क्योंकि ये जेल के बाहर जाते थे, थोड़ा बहुत किया, बहुत लोग आ भी नहीं रहे थे हंगामा करने के लिए कि इमरान से मिलवा, क्योंकि वो लोग अब एक बार फिर इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं करा रहे हैं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। अब इमरान खान की पार्टी ने तय किया है कि अब आर पार की बात करो, नहीं तो इमरान खान की उम्र 73 साल है, सारी जिंदगी जेल में खत्म हो जाएगी। तो अब उनकी कॉल पर बहुत बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुटे, और कल रात रिकॉर्ड तादाद में थे। हमने भी पिछले 1 महीने के अंदर इतने लोग नहीं देखे जितने अडियाला जेल के बाहर पिछली रात में लोग थे। और अब वो लोग किसी भी पुलिस की किसी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। इमरान खान की बहनें जेल के बाहर डट गई हैं बिल्कुल। और इमरान खान ने नारा दिया है, जो उन्हीं के नेताओं ने बताया, नारा अब उनकी पार्टी का है, आजादी या मौत। मतलब या तो इमरान खान की आजादी, नहीं तो मौत। हम मर जाएंगे लेकिन इमरान को आजाद कराएंगे, ये नारे लगा रहा है आज एक पीटीआई का मेंबर। और जेल के बाहर कल रात फिर वही वाटर कैनन चलाया गया, लोगों को घसीटा गया, मारा गया पुलिस की तरफ से। लेकिन इस बार इमरान खान के समर्थक हट नहीं रहे हैं, वो डटे हुए हैं। मतलब इमरान खान की रिहाई के लिए अब ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा रूप लेने वाला है। पीटीआई के लीडर और समर्थक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ अब सारे दांव खोलकर लगाने की तैयारी में बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान पर कोई बड़ा फैसला नहीं होता तो फिर पाकिस्तान एक बड़े गृह युद्ध की स्थिति की तरफ भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान में इसकी नौबत भी आ सकती है। कुछ थोड़ा सा अपडेट मैं आपको और बता देता हूं, फिर आप ये देखिएगा कि रात भर हुआ क्या है। दरअसल ये नारे तो अब एक हो गया पार्टी का, आज़ादी या मौत। और इनके जो एक मुख्यमंत्री हैं, बहनों के अलावा जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दिखता है और बोलता है, सोहेल आफरीदी, जो खैबर पख्तूनख्वा का मुख्यमंत्री है, उसने ये अपने नेताओं से ये कहा है कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि जब बुलाएं तैयार रहना। ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि अब हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, मतलब असल आज़ादी जो है वो हमें चाहिए। और बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने 2 नेताओं, एक वहां पर अलायंस बनाया अपोजिशन का इमरान खान की पार्टी के साथ, एक पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है,
इसके चेयरमैन है महमूद खान अचकजई और एक सेनेटर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास। इन दोनों नेताओं को इमरान खान ने यह कहा है, जिम्मेदारी दी है कि आप मेरे बिहाफ पर सरकार से बात कीजिए। सरकार से बात किस बात की कीजिए? सरकार से बात कीजिए कि क्या ये इमरान खान और इस वक्त जो सरकार और सेना के बीच टकराव बना हुआ है, पॉलिटिकल टकराव है, क्या इसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना है या इस तरीके से लड़ना है फिर अब सड़क पर निकल करके? मतलब इमरान खान की रिहाई के लिए इमरान खान सड़क पर निकलने के लिए भी तैयार हैं और सरकार से बातचीत का चैनल भी खोल दिया है उन्होंने। यह ज्यादा बड़ी बात मुझे लग रही है कि वो सरकार से डायलॉग करना चाह रहे हैं। बाकायदा 2 लोगों के नाम उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि अगर यह बातचीत नहीं हो पाती या यह बातचीत फेल हो जाती है तो तुम्हें कॉल आएगा उस दिन, जहां भी हो, बस सड़क पर उतर आना। आप देखिए लेकिन कल रात वहां क्या कुछ हो रहा था। तो बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर, एक सेकेंड, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर केमिकल डाल के पानी फेंका गया। एक सेकेंड, अल्लामा साहब के ऊपर भी फेंका है, 4 दफा गिरे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, अगर ये जंग लड़नी है आज़ादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। लेकिन हम फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह, हमने अपना हिस्सा इस आज़ादी की जंग में डाल दिया। अब जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक देर रात तक धरने पर बैठे रहे, आजादी के नारे लगाते रहे। अडयाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन वाली जगह पर लगातार भीड़ बढ़ती रही और देर रात कैसे धरना चल रहा है आप देख रहे हैं। ये जेल के बाहर रात भर की तस्वीरें। ये इस वक्त शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ पर धरना जारी है। इमरान खान की तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से धरना दिया जा रहा है और पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है अडयाला जेल के बाहर। सलीमा खानम और दीगर बहनों के हमरा इस वक्त इंतहाई पुरजोश नारेबाजी की जा रही है और बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी जानिब से, पीटीआई क़यादत की जानिब से ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि जब तक इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं कराई जाएगी या कोई। अब ये तो दिख रहा है कि इमरान खान की पार्टी ने अब थोड़ा सा जो है टेम्परेचर बढ़ाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन संभल कर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वो पैरेलल बातचीत भी सरकार से करना चाहते हैं। सर ये विरोधाभास है या स्ट्रेटेजी है? विरोधाभास नहीं लगता मुझे, ये स्ट्रेटेजी है और आमतौर पर ऐसे ही आंदोलन चलाए जाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा एक नई चीज ये है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी ये कहा कि वो सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार है। नहीं तो जब भी आंदोलन चलते हैं तो आंदोलनकारी लोगों की तरफ से सरकार के साथ भी या जो भी पक्ष है उसके साथ बातचीत साथ साथ चलती रहती है ताकि कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि वो भी जानता है आंदोलन करने वाले लोग कि सरकार से लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं है और उनका मकसद है इमरान खान को बाहर लाने का या जो भी है। तो दोनों चीजें चलती है, इसमें कोई विरोधाभास मुझे नहीं लगता। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये बात उन्होंने कहा कि बाकायदा 2 नाम दिए हैं कि ये लोग टॉक्स करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो ये बात किस चीज पर करेंगे? रिहाई पे बात करेंगे, मिलने दो इस पे बात करेंगे, मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकालो इस पे बात करेंगे। बात तो रिहाई से ही शुरू करेंगे, फिर सरकार कहां तक पहुंचती है, दोनों के बीच क्या समझौता होता है क्या नहीं होता, क्योंकि रिहाई को लेकर ये सारी लड़ाई किस बात की है? इमरान को रिहा करो। इमरान को रिहा करो, कोई उसकी बात नहीं। कन्फाइनमेंट कैसा है, खाना अच्छा दिया कि नहीं दिया, देसी मुर्गा दिया, ये नहीं है ना लड़ाई। लड़ाई तो है रिहा किया जाए उनको। अब उसमें सरकार क्या शर्त लगती है कि भाई रिहा कर दें, हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, नहीं जाएं, या राजनीतिक तौर पे आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे आ जाएंगे, तो
बहुत सारी बातें ना जिस पर बातचीत होगी, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास मुझे नहीं दिख रहा सरकार के साथ बातचीत। लेकिन क्या इमरान डेस्परेट हो रहे हैं, ये दिख रहा है इसमें? डेस्परेट तो होंगे ही, इतना टाइम हो गया है जेल चलते हुए, लेकिन डेस्परेट के अलावा भी एक स्ट्रेटेजी कुछ ना तो कुछ करना पड़ता ना। केवल जेल में बैठे रहकर तो काम नहीं चलेगा कि जेल में रह जाए, उससे कार्यकर्ता भी निराश होता है। आप कह रहे थे अभी कि चिंगारी सुलग गई। निश्चित रूप से। और अभी कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं लंदन में, उन्होंने वीसा लगा दिया है पाकिस्तान में आने के लिए। उनका कहना है कि हम जनवरी में जाएंगे और पिता को आज़ाद देखना चाहते हैं, हम मिलेंगे। और जरूरत पड़ी तो वहां अगर आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ता है तो हम पाकिस्तान में लंबे समय तक रुकने की तैयारी कर रहे हैं। हम हमारे पिता को बाहर देखना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब अगर सुलेमान और कासिम जब पाकिस्तान आएंगे और तो निश्चित रूप से इमरान खान के समर्थकों का उत्साह बहुत बढ़ेगा। जब ऐसा ना हो लंबे समय तक मिलने के चक्कर में जेल में ही डाल दें पिताजी के साथ। ब्रिटिश नागरिक है, उन्हें इतना आसानी से वो हाथ लगा नहीं पाएंगे। ब्रिटिश नागरिक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते और वो आने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। और उसके बाद अगर वो नेतृत्व करते हैं और उनमें से कोई बेटा बाहर है, अगर कहता है कि मैं सरकार को चुनौती दूंगा और रुकूंगा, तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर वो माहौल बनता है? मुझे लगता है उनके आने के बाद माहौल बनेगा। लेकिन अब आसिम मुनीर को भी लग रहा होगा कि इमरान खान को लेकर उनको फैसला करना होगा, क्योंकि अगर यह स्थिति जो चिंगारी लगी है यह कभी भी एक बड़ा बढ़ना मामला यहाँ से वो पाकिस्तान भड़क सकता है। अरे लेकिन इमरान खान के लोगों पर ऐसा नहीं कि पुलिस बस खड़ी बस देख रही है, हमला हो रहा है लगातार उनके ऊपर। धरने पर आई जो महिलाएं हैं उनके साथ बदसलूकी भी की गई, मारपीट भी की गई। क्या हुआ आपके साथ? ये अभी हम अपने पूरा धरने में बैठे हुए थे और खान साहब के लिए तो उसकी बहनों की आज मुलाकात का दिन था। आपको किसने पकड़े मारे? तो पुलिस ने एक पुलिस वाले ने पकड़ा, दूसरे ने मारा। मैं चीखती चिल्लाती रही हूँ। ये देख लें जी, ये बेगैरती देख लें, औरतों पे भी हाथ उठा रहे हैं, इतनी बेशर्मी इनमें। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हम सबसे अपील करेंगे कि हमारे मुल्क को आजाद करवाएं। हम अपने हिस्से की जंग भी लड़ रहे हैं, हम अपने हिस्से की कुर्बानी भी डाल रहे हैं। घरों में बैठे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हमको बनाने निकले, आओ हमारे। और अडयाला जेल के बाहर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों का सब्र भी टूटता कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन पुलिस का जुल्म नहीं रुक रहा। पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों पर हमला करने से पहले बाहर की सारी लाइट काट दी और फिर उसके बाद इनके ऊपर लाठी भी चली, वाटर कैनन भी चला। अस्सलाम वालेकुम जी, रात का ये वक्त है अडयाला के बाहर का और तमाम जो लाइट्स हैं वो बंद करवा दी गई हैं पंजाब पुलिस की जानब से। और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला जेल के बाहर की है। यहाँ तमाम लाइट्स बंद करवा दी गई हैं, लेकिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ इस टाइम नारेबाजी कर रही है। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसमें पहली बार भारत ने एक बयान दिया और वो भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बयान दिया। यूएन में भारत ने स्टेटमेंट दिया है। भारत में पाकिस्तान की टेरर पॉलिटिक्स की भारत ने यूएन में धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पाकिस्तान को हकीकत का आईना दुनिया के सामने दिखाया। पहले तो कश्मीर का राग जब भी पाकिस्तान जहां जाकर दुनिया में गाता है तो उसका जवाब देता ही है, वहां भी दिया। लेकिन फिर भारत के जो वहां पर परमानेंट राजदूत हैं उन्होंने कहा कि क्या देश है ये वो देश है जो अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में रखता है और पिटे हुए फील्ड मार्शल को प्रमोट करता है और उसको जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी देता है। Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might.
Madam President, in closing, with abiding faith in multilateralism, India reiterates that we stand ready to contribute towards working for peace, security, and prosperity for all. प्रोफेसर साहब, अब प्रदर्शन उग्र हो रहा है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। इमरान बात भी करना चाह रहे हैं और भारत का भी यूएन में आपने इमरान का नाम लिए बगैर इमरान की बात भी कर दी। देखिए, भारत ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के इशू को इंटरनेशनलाइज किया है और एक तरीके से आईना भी है उन वेस्टर्न ताकतों को जो आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या पर अपनी चुप्पी साधे रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्टोइक साइलेंस, जानबूझ करके जो है वो एक साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है, क्या चाइना और रसिया फैक्टर अपने अपने एसेट्स को पाकिस्तान के अंदर खड़ा कर रहे हैं काउंटर करने के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट को? क्योंकि आज के दिन में आसिफ मुनीर जो है वो अमेरिका के एक जिसे कह सकते हैं कि उनके हाँ में हाँ कहने के लिए, सब चीज़ पसर जाने के लिए वहाँ पर तैयार है। ऐसी स्थिति में चाइना को ये जरूर लगता होगा कि उसके इंटरेस्ट को वहाँ पर चाइना में पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्ट करने वाला जो इमरान खान था वो आज जेल में है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन में रसिया क्या शहबाज शरीफ के साथ जो ट्रीटमेंट पुतिन ने किया वो एकाएक और अचानक हो गया, या उसके पीछे भी उनकी कोई राय रही होगी कि जिस प्रकार से शहबाज और मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान में एक्सेस दिया है और उससे जो रशियन इंटरेस्ट है और जो चाइनीज इंटरेस्ट है उसको जो डैमेज हुआ है, क्या उसका एक काउंटर जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है? यानी स्वाभाविक है कि कोई न कोई ऐसी ताकत होगी जो इन प्रोटेस्ट के पीछे आकर के खड़ी होगी ताकि मुनीर को शांति से नहीं रहने दिया जाए। त्रिपाठी जी, क्या आपको हालात लिख रहे हैं इतने कि लेकिन इतना आसान नहीं होता एक डिक्टेटरशिप के सामने यूं खड़ा हो जाना। इमरान इसलिए शायद बात भी करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान की पार्टी की जो बातचीत की पेशकश है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए है। वो कतई शरीफ ब्रदर्स से या आसिम मुनीर से बातचीत की नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं कि इमरान खान और उनकी पार्टी इतनी भोली है, इतनी नासमझ है कि उनको लगता है कि ये बात करेंगे। जब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मामले में, जो भी उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, या तो उसमें सजा हो, लेकिन जमानत तो उनको मिल सकती थी, जमानत भी नहीं लेने दी गई। उनकी पार्टी के लोगों को जिस तरह से अब लोगों के ध्यान से उतर गया होगा कि अच्छे खासे बैठे हैं और अचानक पुलिस आती है और घसीटते हुए लेकर जाती है, कोर्ट के भीतर से उनके समर्थक वकीलों को घसीट घसीट कर ले जाया गया। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरह की बातचीत, ये आवाम को मैसेजिंग है। आवाम को मैसेजिंग क्यों है? क्योंकि उनकी पार्टी के लोग लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी बहनों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस उम्र में, वो 75-80 साल की उम्र में वो बहनें उनके आंदोलन कर रही हैं। उनकी जो बात है वो आवाम तक पहुंचे, आवाम सड़कों पर आए। इमरान की पार्टी इस एस्टेब्लिशमेंट को हटाना चाहती है, बात करके जेल से निकलना मकसद नहीं है। लेकिन ये मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि इसके लिए अब ये मौत या आजादी के जो नारे लग रहे हैं, ये नारे ही हैं या आपको लगता है कि अब भाई कभी तो आर पार का मूवमेंट आता है ना? उनको पता है कि मौत है, इसको आप समझिए। जब आप कहते हैं ना कि आप एकदम पुश टू द कॉर्नर हो जाता है, तो वो इसी स्थिति में मौत तो उनको तय दिख रही है, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसकी सारी कोशिश है। अच्छा, ये आपको मैं अब जरा आसिम मुनीर यहां अपने घर में जितना घिरा हुआ है उसकी एक परेशानी ट्रंप ने और बढ़ा दी। और ट्रंप ने क्या बढ़ा दी? आपने इतनी चापलूसी की तो ट्रंप ने एक काम दे दिया। अब वो काम, अब मालिक को काम कैसे मना करें, ये दिक्कत हो गई आसिम मुनीर की। अगले कुछ हफ्तों में आसिम मुनीर अमेरिका का तीसरा दौरा करेगा, जिससे 6 महीने में तीसरा दौरा होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा है गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती। जब आप कभी कभी बहुत डींगे हाँकते हैं ना तो वो भारी पड़ जाती हैं। जब आप कहते हैं कि मैं दुनिया का इकलौता इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट हूं, जब आप कहते हैं मैं इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी फौज मेरे पास है, जब आप झूठी जीत के दावे करते हैं, तो ट्रंप ने कहा अच्छा भाई तुम्हारी सेना तो बहुत अच्छी है, तुम कह रहे हो तो जरा लगाओ, यहाँ हमको जरूरत है थोड़े 2-4 चौकीदारों की। तो इनसे कहा तुम गाजा में लगाओ इंटरनेशनल पीस फोर्स में अपने लोगों को। पहले इन्होंने हाँ कर दी, फिर आपको मालूम है 2 महीने पहले इनके यहां पर बवाल हुआ, वो तहरीक लब्बैक वाले लोग आ गए, बहुत लोगों को गोलियों से इन्होंने मारा। पता चल गया मुनीर को कि ये आग में हाथ डाल दिया है, इससे जलना ही जलना है और कोई अंजाम नहीं है, मैं ही जलूंगा, मतलब पाकिस्तान जलेगा। इनका ये दौरा इस बात के लिए है कि किसी तरह ये ट्रंप से ये कह दें कि साहब मुझे माफ कर दो, मेरी सेना ना लो, आप किसी और की सेना इस्तेमाल कर लो इसमें।
जबकि खबर यह है कि ट्रंप स्पेशली पाकिस्तान की सेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास जो सेना है, जो फौज है, वो इन सिचुएशन से डील करती रही है, इंसर्जेंसी वगैरह से डील करती रही है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन मुनीर अब ट्रंप की बात टाले तो ट्रंप तो मालिक है, मालिक कुछ भी कर सकता है, नाराज हो जाएगा तो। और अगर ट्रंप की बात मान लेते हैं और गाजा में पीस फोर्स भेज देते हैं तो फिर सड़कों पर इनके खून बहेगा, सड़कों पर इनके आग लगेगी। प्रोफेसर विजय जी, आपको याद हो ये जब फैसला हुआ था पाकिस्तान, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल काम होगा कि गाजा में वो अपनी सेना को भेजे, लेकिन वैसे भी लेकिन इजराइल ने इसका विरोध किया है, पाकिस्तानी सेना को वहाँ भेजने से। वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ट्रंप साहब के सामने तो कैसे मना करेंगे। अब आप जो मालिक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वो तो मानते ही हैं, उसमें कहें ना कहें। हाँ। उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, और यदि उन्होंने भेज दिया तो पाकिस्तान में पहले ही अभी तो एक ये चली रही आज़ादी और मौत की लड़ाई इमरान खान साहब की, तो वो और बड़ी मुश्किल में हो जाएगी। तो छोटा मामला नहीं सर, बड़ा मामला है। बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है ना। आप उसको सोचो, यहूदी वर्सेस गाजा को आप सोचिए ना कि उसको किस तरह का इम्पैक्ट होगा। तो वो उस समय भी उन्होंने सोचा था, उनको लग रहा था कि अभी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, जब देखा जाएगा होगा तो। और हो सकता है अभी वो कहें कि भाई हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पोस्टपोन तो कर दो, अभी तो छोड़िए, फिर देखते हैं क्या है। अभी मैं यहीं निपट रहा हूँ इमरान खान से, तो और कुछ हो जाएगा। तो ये कहें कि मेरे भी बहुत उलझने बहुत सारी अभी भेज ही नहीं सकते हम। पाकिस्तान में स्थिति खराब है, टीटीपी वाला है, लब्बैक वाला है, इमरान खान वाला है, तो क्या अभी हमारे को सेना की वहां जरूरत है, तो कम से कम पोस्टपोन कर दीजिए इसको। उसका एक कारण और भी है कि यूरोप के कोई भी देश जो नाटो से जुड़े हुए हैं, वो अपनी सेनाएं वहां भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं, ये कहा है, ये मैंने जो पढ़ा कि ट्रंप चाहते हैं कि इसमें मुस्लिम कंट्रीज की ही सेना लगे, तो उससे वही चाहते होगा ना, झगड़ा भी, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए। नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि गजा में यदि और किसी को खड़ा करेंगे तो फिर नया कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ना। इस्लामिक यदि कोई फौज रहेगी या पाकिस्तान की फौज रहेगी, तो कम से कम ये आरोप तो नहीं लगेगा कि भाई इन पर अत्याचार कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, तस्वीर आपको अच्छी लगेगी। मोदी जी अभी कई देशों के दौरे पर अभी गए, वो जॉर्डन गए, इथियोपिया गए, तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मेरा जो भी सम्मान हो, आप ये मानिए 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, और ये फैक्ट भी है। जो भी सम्मान प्रधानमंत्री को मिलता है वो भारत को सम्मान होता है। ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये गए, इन्होंने खुद गाड़ी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, गाड़ी में ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर को अपनी कार में होटल तक छोड़ने के लिए गए। और ये एक तस्वीर हुई। अब उनकी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का भाषण भी होना है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर एक आपको दिखाते हैं, जब ये जॉर्डन गए हुए थे, तो जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं, अगला राजा जो भी होगा, मतलब जो बनेंगे जो अगले राजा, वो भी मोदी जी को अपनी गाड़ी में बैठा करके और ड्राइव करके, उन्होंने भी गाड़ी चलाई, मोदी जी के शौफर वो बने। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, जॉर्डन वाली तस्वीर। और एक तस्वीर इसके साथ ही अगर हो तो इमरान खान भी आपको दिखा देते हैं। इमरान खान दूसरों के ड्राइवर बनते थे। मतलब पाकिस्तान का नेता जो है वो दूसरों के लिए गाड़ी चलाता है, और दुनिया के नेता आपके देश के लिए ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट होता है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये इमरान वाली एक तस्वीर है, ये शायद जॉर्डन के ही राजा पहुंचे थे या कोई पहुंचे थे, या सऊदी के या यूएई के थे, उनके लिए सऊदी के थे। हाँ, तो ये साहब ये फर्क है और कुछ नहीं, कि आप भारत को दुनिया किस निगाह से देखती है, भारत के नेता को कितना सम्मान देना चाहती है। और जॉर्डन का मामला तो स्पेशल इसलिए है कि इनको माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के ही लीनिएज के अंदर आते हैं। और मजेदार बात है कि जॉर्डन का इजराइल के साथ भी बहुत अच्छा संबंध है। जब आप यहाँ से इंडिया से फ्लाई करके जाते हैं तो जॉर्डन और जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो ये बड़ा, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं जी। इजराइल के भी रिश्ते बहुत अच्छे। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और सबसे अच्छी खबर हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। क्या रूस और यूक्रेन का ये युद्ध जो 3 साल से चल रहा है, क्या बस अब 10 दिन और चलेगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा? ये बातें होने ही लगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या शांति समझौते पर दस्तखत बस होने ही जा रहे हैं? क्या यूक्रेन को नेटो का सुरक्षा कवच मिलेगा? क्या ज़ेलेंस्की के पास अब कोई आखिरी मौका है, अब दोबारा ये मौका कभी नहीं मिलेगा? तमाम सवाल हैं, जवाब इनके कभी भी मिल सकते हैं, और कुछ के तो मिले हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ट्रंप और ज़ेलेंस्की खासतौर पर, ये दोनों लोग जो इशारे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो जंग रुकने के संकेत ही लग रहे हैं। ट्रंप ने तो खुलकर कहा है कि युद्ध रुकने के बहुत करीब पहुंच चुका है, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इतनी कामयाबी इससे पहले हमें इस जंग को रुकवाने के करीब पहुंचने में नहीं मिली।
ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन से कई बार बात की है, ज़ेलेंस्की से कई बार बात की है, मैं यूरोप के सारे देशों के नेताओं से कई बार मिल चुका हूं, तब जाकर फाइनली हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम कोई स्थायी हल ढूंढ लेंगे और यह युद्ध जल्द से जल्द रुकेगा। I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. And we'll see what we can do. We want to save a lot of lives. We sell equipment to NATO. We don't spend any money, but we do want to see if we can save a lot of lives. अब दूसरा बयान आया बड़ा ज़ेलेंस्की का। ट्रंप साहब ने तो कहा कि हम बहुत करीब पहुंच ही गए हैं और ट्रंप ने तो अपने मित्र और दामाद को लगाया हुआ है इस काम में। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति कि हम 10 दिन में पुतिन को अपना शांति प्रस्ताव भेज देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो एक्चुअल पीस प्लान बनाया था उस पर हमने बहुत लंबी बातें की, उसमें हर विषय पर बात हुई। सिक्योरिटी गारंटी की, नेटो चाहिए कि नहीं चाहिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल करो, मेरी कितनी सेना होगी, मैं कितनी ज़मीन दूंगा बदले में, रशिया क्या करेगा। इस सब कुछ के बाद उन्होंने कहा हमने अपना एक प्लान, एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और वो 10 दिनों के अंदर हम अमेरिकन को दे देंगे और अमेरिकन उसको आगे जाकर के रूस को पहुंचा देंगे। ये उन्होंने बाकायदा 10 दिन शब्द इस्तेमाल किया है। इसमें जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ की बहुत बड़ी भूमिका है, जो इनके दूत और दामाद हैं। इनका इस बातचीत का हवाला देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई है। हालांकि ज़ेलेंस्की अपने उस बयान पर भी कायम है कि जमीन हम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ये कहा कि ये शब्द इस्तेमाल किए कि एक बहुत अप्रिय फैसला करने के लिए मुझसे कहा जा रहा है कि मैं अपना डॉनबास का इलाका, जिसमें 2 बड़े राज्य हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, वो धरती में छोड़ दूं। तो वो अभी तक तो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत अप्रिय फैसला होगा और मैं इस पर किसी फाइनल पोजीशन पर नहीं पहुंचा हूं। लेकिन उन्होंने इतना तो कह ही दिया कि उन्होंने इनकार भी नहीं किया है वैसे कि मैं नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा जैसे अमेरिका ने ये वादा कर दिया है रशिया को कि वो इन इलाकों को रूसी हिस्से के तौर पर नक्शे में मान्यता दे देगा। उन्होंने कहा मान्यता देने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रॉब्लम यह है कि उस जो इलाका रूस पुतिन चाहते हैं उसका 95%, 84%, 85% वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। बचा है 14% मात्र, जिस पर अभी ज़ेलेंस्की की सेना खड़ी है। और पुतिन कह रहे हैं कि वो 14% भी दे दो मुझे, खत्म करो, तुम पीछे जाओ। ये तो ज़ेलेंस्की जानते हैं कि मैं बिना लड़े तो मैं वो ले नहीं सकता और लड़के भी लूंगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। तो जो होना ही है, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि तुम नहीं लड़के जीत सकते, तो जो वो ले चुका है वो उसमें से थोड़ा ही और मांग रहा है, तुम वो भी दो और खत्म करो। ज़ेलेंस्की की कुछ जिस पर आगे और डिमांड्स है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज ज़ेलेंस्की के दो तीन बयान सुनाता हूं आपको। नेदरलैंड्स की संसद को उन्होंने संबोधित किया और वहां पर पुतिन के लिए भी बहुत कुछ बोले और रूस को लेकर बहुत कुछ बोले। सुनिए। Russia has invaded our home. It's destroying our cities, our villages, killing Ukrainians, our children, and at the same time demanding that we give up parts of our land they haven't even managed to conquer. Russia keeps nearly a million strong occupation force on our territory, and yet it demands that Ukraine accept limits on our right to join alliances and on our sovereignty. Russia strikes our infrastructure, our cities and villages, our energy, and blame us in it. And when we strike back, they cry out as if only they have the right to strike and others must stay silent and suffer. That is Russia. And the truth is, we are dealing with a chronic offender. At the root of all the problems and even of every Russian strike is this: Russia behaves like a career criminal who's convinced he will never be caught. अब ज़ेलेंस्की ने देखिए इसमें जो बात कही, बात तो सच है। उन्होंने कहा हमला हम पे हुआ और हमसे ही कहा जा रहा है कि तुम जमीन छोड़ दो। तो लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका जो है, वो ट्रंप जो है, वो ये कह चुके हैं ज़ेलेंस्की से, ये अखबारों में रिपोर्टेड है कि ये जो मेरा ऑफ़र है तुमको सिक्योरिटी गारंटी का, ये अनलिमिटेड टाइम का ऑफ़र नहीं है।
ये टेक इट और लीव इट ऑफर है, इसको स्वीकार करो। मैं तुमको नेटो में तो शामिल नहीं करूंगा, और वो डिमांड तो ज़ेलेंस्की भी छोड़ चुके, लेकिन मैं तुम्हें नेटो की तरह अमेरिका के जो और मित्र हैं जैसे कतर हैं या बाकी देश हैं, इनकी जैसी एक सुरक्षा गारंटी दे सकता हूं कि तुम पर हमला कोई करेगा तो हम उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे, ऐसा मैं तुमको, और उसको मैं अपनी पार्लियामेंट से पास कराऊंगा ताकि कल को कोई प्रधान राष्ट्रपति आए वो उसको ना बदल सके। इतने के लिए ट्रंप तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा है इट इज अ टेक इट और लीव इट डील, इट इज ऑन द टेबल बट नॉट फॉर लॉन्ग। इसको ज़ेलेंस्की को इस पर फैसला करना ही है। और दूसरी बात हर्षवर्धन जी जो इसमें आ रही है कि ज़ेलेंस्की इस बात को भी अब मान चुके हैं मोटे तौर पर कि जो ज़मीन मेरी जा चुकी है वो जा चुकी है। वो इतना चाह रहे हैं कि कम से कम एक तो सिक्योरिटी गारंटी और मुझे एक बफर जोन बना के दो रूसी सेना और मेरी सेना के बीच में, जिसके बीच में या तो इंटरनेशनल फोर्स लगाओ या उसमें कोई और हथियार नहीं रखे जा सकेंगे, ये मुझे गारंटी दो। इतना वो चाह रहे हैं, लेकिन ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, ये वो समझ गए। नहीं देखिए, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से स्पष्ट तौर पर हमें दिख रहा था कि ये होने वाला है। ज़ेलेंस्की की कोई अपनी ताकत न पहले दिन से थी ना अभी है, वो उधारी की ताकत पर सब कुछ कर रहे थे, और उधारी की ताकत में अगर जो आपका सोर्स है वही खत्म हो जाए तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी ज़ेलेंस्की की स्थिति कुछ वैसी हो गई, लेकिन उनको एक ऐसी डील तो चाहिए जहां वो अपने देश में सम्मानजनक स्थिति में रहें। एक तो होता है कि चुनाव हो और चुनाव हार जाएं, वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या वो अपने देश के लोगों को ये मैसेज दे पाएंगे कि हमने एक बड़ी पीस डील ले ली, एक गारंटी ले ली हमेशा के लिए, या कहें कि कुछ समय के लिए हमने युद्ध रोक दिया, हम यूक्रेन का पुनर्निर्माण करेंगे, उसमें ये सहायता मिलने वाली है, हमें रोज भय में नहीं रहना पड़ेगा कि आज कोई रशियन ड्रोन आया, रशियन मिसाइल आई, कहीं कुछ है। क्या इस तरह से वो समझाने का एक कोई पीस प्लान होगा? और शायद वो जो पीस प्लान होगा, जिसको हम लोग बार बार कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली वर्ड्स का बहुत महत्व होता है कि शब्दों को कैसे किया जा रहा है, शायद वो जो ऑफेंसिव बहुत है, बहुत मतलब सीधे सीधे ज़ेलेंस्की को ध्वस्त कर देने वाला जो पुतिन का प्लान है, उसमें वो थोड़ा सा कुछ माइल्ड करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द अब शांति समझौता होने वाला है। पुतिन को भी लगता है कि ये होना चाहिए। नहीं, इसमें जो क्रेमलिन का नया स्टेटमेंट है वो तो बहुत बड़ा इशारा कर रहा है, मतलब पुतिन के दफ्तर का। उनसे कहा गया कब तक समझौता होगा, उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द लड़ाई रुके, क्योंकि हम समझौते की आड़ में ज़ेलेंस्की को और सैन्य तैयारी करने का मौका नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जल्द हो जो। पुतिन की एक लाइन याद कीजिए कि अमेरिकी कंपनियों के लोग हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमें ख्याल रखिएगा। तो जब अमेरिकी कंपनियां इन्वॉल्व होने लगे, इट मींस कि मार्केट मोबिलाइज हो रहा है, तो ये मारामारी वाला खत्म होगा। अच्छा, पैसा ना, आपने बिल्कुल अच्छी बात याद दिला दी। इसमें पैसा एक्चुअली बहुत बड़ा मोटिवेशन है इस जंग को रोकने का। ज़ेलेंस्की नहीं बोला, उन्होंने कहा कि पुतिन को कितने लोग मारे जा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पुतिन को लाशें नहीं दिखती हैं, पुतिन को डॉलर और रूबल दिखता है। Putin does not believe in people. He believes only in power and in money. He spends around 30,000 soldiers' lives on the front every month. Not wounded, 30,000 each month killed. And there was a month when 25,000 Russians were killed. Another month, 31,000. We have drone footage confirming these deaths. Russian assaults are always insanely bloody. But Putin does not care. Russians don't count their dead. वो कह रहे हैं वो लाशें नहीं गिनते, मर जाएं जितने लोग मरने, पुतिन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां चोट पहुंचेगी वो पहुंचेगी पैसे से। तो आप पुतिन का पैसा चोक कर दो। इनके $250 बिलियन बेल्जियम में, तो पहले ज़ेलेंस्की ने वो भी कहा कि सबसे पहले तो उस पैसे को यूक्रेन की रीडेवलपमेंट के लिए कमिट कर दो। तो आप देखो पुतिन कैसे तिल मिलाता है, नहीं तो उसको लिवरेज की तरीके से इस्तेमाल करो। लेकिन सर, क्या भूमिकाएं बन रही हैं? सारे बयान आपने देख लिए, पुतिन, ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी जंग दुखती दिख रही है। क्या ऐसा संभव है कि रसिया के जो एसेट्स हैं उसको जो यूरोप के देश हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली फ्रीज कर दे और रसिया इस पर चुप्पी लगा करके बैठेगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रसिया को भी बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। ऐसा आकलन है कि 2 लाख के आसपास उसकी सेनाएं जो है वो ग्राउंड फोर्सेज उसमें जो है वो मारी गई है। ऐसा आकलन एक कहा जाता है। कितनी सच्चाई है मेरे पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स में मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये आंकड़ा कोई छोटी मोटा आंकड़ा नहीं है। अभी पाकिस्तान और भारत से हम लोगों ने इतने युद्ध किए, 1971 भी काउंट कर दें
तो ये आंकड़ा 40,000 पार नहीं करता है टोटल। मैं बात कर रहा हूं। तो यदि उस दृष्टि से हम देखें तो रसिया का भी बहुत बड़ा लॉस है। उसके कई पावर प्लांट्स जो हैं वो आज के दिन में भी बंद हो चुके हैं। उसके ये बात और है कि उसके यहाँ जो है वो जो उसका अर्थतंत्र है उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसको डैमेज अभी तक नहीं कर पाया है, क्योंकि हम चाइना और ये दो बहुत बड़े खरीदार उसके तेल के हैं और हम उसको कमी इसकी होने नहीं दिए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आकर के निकल करके आता है कि जेलेंस्की को क्या मिला। क्या जेलेंस्की यदि कोई भी पीस प्लान लेकर के आते हैं तो वहां की जनता ये जरूर सवाल पूछेगी और वो मौत के बराबर होगी कि तुमने देश को क्या दिया। यदि यही चीज करनी थी, दूसरी बात ये सवाल अब नाटो से भी पूछा जाना चाहिए कि तुमने जो जेलेंस्की को आगे बढ़ा करके खड़ा किया उससे तुमने अपना हित कितना साधन किया। आज नाटो का इमेज कितना तार तार होकर के हो गया है। अब नाटो को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया रसिया ने। साथ ही अमेरिका बेशक जाकर के आज समझौता उनके बीच में करा दे, लेकिन अमेरिका को भी ये सहज मालूम हो रहा है कि लड़ने की क्षमता उसकी भी रसिया के साथ तो पुतिन ने प्रूव कर दिया कि मैं मतलब कोई नहीं आएगा मुझसे लड़ने के लिए। अगर मैं लड़ने के लिए अपने आप में अगर तैयार दिखूंगा तो बात यह है कि ये 10 दिन में जंग रुक जाएगी। मैं कह रहा हूं 10 दिन नहीं 1 महीना भी हो, लेकिन क्या ऐसा आपको लग रहा है सारे पक्षों को सुनने के बाद? मैं उस रास्ते पर थोड़ा सा तेजी से बढ़े हैं कि सुझाव शांति प्रस्ताव के लिए। और 10 दिन का मतलब है क्रिसमस पूरे उस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो है, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है कि भाई कुछ भी हो ये कर ले। लेकिन उसे पूर्ण शांति प्रस्ताव के तौर पे देखते हो ऐसा मैं नहीं समझता कि 10 दिन में ये इतने सारे जो सवाल हैं, जो डिमांड्स हैं वो पूरी होगी और उस पर साइन हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक मोटे तौर पे ये बात होगी हम इसके लिए एग्री कर रहे हैं, फिर इसकी बारीकियों पर होगा। जैसे आपको ध्यान हो कि इजराइल और गाजा को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, वो होगा। जेलेंस्की भी समझ रहे हैं, पुतिन भी समझ रहे हैं। और ये बात जेलेंस्की साहब जहाँ कह रहे हैं पुतिन को रूबल और डॉलर समझ में आते हैं, तो वो ट्रम्प साहब से भी तो पूछते हैं, उनको भी यही समझ में आता है। वो सारी बात, ये सारी लड़ाई तो वही हो रही है। ट्रम्प साहब तो इजराइल और गाजा के बीच में वहां पर ट्रम्प टावर बनाने में पुतिन का सोचो तो पुतिन को जमीन भी मिल गई, हाँ, और अमेरिकी कंपनियों का निवेश भी मिल गया। तो और नाटो का एक्सेस भी बंद कर दिया, नाटो का एक्सेस भी बंद कर दिया है। और वैसे भी मैं इस लड़ाई को डे 1 से जेलेंस्की वर्सेस पुतिन की लड़ाई नहीं मानता। तो ये लड़ाई तो पुतिन वर्सेस नेटो कह ले या यूरोप की लड़ाई के तौर पर। सर 2 खबरें इससे जुड़ी जुड़ी आपको छोटी छोटी मैं और बता देता हूं, छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट। अब ये सारा समझौता करा रहे हैं ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने, और वो इसके बाद नोबेल मांगेंगे कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। और क्या जेलेंस्की क्या कहते आए कि ये पुतिन नहीं रुकेगा, नहीं, वो आज भी ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो ये, लेकिन आप पुतिन को मुझ पर दोबारा हमला करने से नहीं रोक सकते। वो कोई भी समझौता कर लें जेलेंस्की, लेकिन वो इस बात को रोज कहते हैं कि ये नहीं मानेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे गारंटी चाहिए या मुझे नेटो की मेंबरशिप चाहिए। एनीवे, यूरोप भी ये कहता है कि ये हम पे हमला करेगा। 2 खबरें जो पुतिन के इरादों को थोड़ा बहुत साफ करती हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ, इनका नाम है सूजी वाइल्स, एग्जिस्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उन्होंने इंटरव्यूज में यह दावा किया कि ट्रंप ने जब अब इस पूरे दरमियान लोगों से बात की तो वो ये पूछते थे कि तुम्हें पुतिन का क्या इरादा लगता है, पुतिन क्या चाहता है। पुतिन वही 2 राज्य चाहता है जो वो हमसे बार बार कह रहा है कि ये मुझे दिलवा दो तो मैं लड़ाई छोड़ दूंगा। तो कई लोगों ने कहा हाँ साहब ऐसा लगता है, कई लोगों ने कहा नहीं। तो सूजी वाइल्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है ट्रंप के मन में क्या है, ट्रंप के किस निष्कर्ष पे पहुंचे। सूजी वाइल्स ने दावा किया है कि ट्रंप को ये लगता है कि पुतिन को पूरा यूक्रेन चाहिए, वो कभी यूक्रेन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये बात जानते हुए ट्रंप युद्ध रुकवा रहे हैं, जमीन दिलवा रहे हैं यूक्रेन से। ये इंपॉर्टेंट है। अब मतलब वो भविष्य में कुछ और होगा, वो उसको अभी टाल रहे हैं कि आगे जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो रोको। स्थायी आप मत समझिए, एक छोटा सा इस ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस की कह रही है कि ट्रंप को मालूम है कि पुतिन को पूरा का पूरा यूक्रेन चाहिए, वो यूक्रेन को अपने देश का हिस्सा मानते हुए नहीं रोकेंगे। एक दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पुतिन अब जब उनको लग रहा है कि बहुत नजदीक पहुंच गया है समझौता, तो वो जितना प्रेशर डाल सकते हैं उतना प्रेशर डाल रहे हैं। कल ये खबर आई कि इनका एक सहयोगी है और इनका नेबर है बेलारूस, पूरी तरीके से पुतिन का आदमी है उनका राष्ट्रपति। इन्होंने उसकी सीमा पर 3,60,000 अपने सैनिक लगा दिए हैं। ये यूरोप के देशों ने ये खबर दी है कि बेलारूस का बॉर्डर जिसके बाद से नेटो शुरू हो जाता है,
उस सीमा पर 3.5 लाख फौजी पुतिन ने तैनात कर दिए हैं। तो वो एक तरफ ये जंग की धमकी भी दिए जा रहे हैं और वहां लगातार बातचीत भी कर रहे हैं कि अब मतलब समय बस आ गया है, मतलब ये बेसिकली एक इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए कि करो जल्दी समझौता। और बिल्कुल पुतिन ने बताना चाहते हैं कि भाई मैं जंग से थका नहीं हूं, न मैं आर्थिक रूप से कमजोर हुआ हूं, न सैनिक दृष्टि से कमजोर हुआ हूं, न मैं इस बात से डर रहा हूं कि कल नाटो मिलकर मुझ पर हमला कर सकता है यूक्रेन के साथ। मैं हर तरीके से तैयार हूं और मैं दिन प्रतिदिन अपनी ताकत बढ़ा रहा हूं। फिर चाहे वो बेलारूस अपनी वहां पर 3.5 लाख की सेना खड़ा कर दे, या मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अगले 4 साल और लड़ सकता हूं और मैं आराम से पूरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे टुकड़ों में यूक्रेन को अपने हिस्से में ले लूंगा। यूक्रेन मेरे पास आना है। अब सबसे बड़ी समस्या यह जेलेंस्की के साथ कि आज क्या जेलेंस्की स्टेज में है कि जहां कोई देश अपने 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं होता, 2 बड़े प्रांत जेलेंस्की देने को तैयार होंगे। ट्रम्प ये तो कह सकते हैं कि भाई भविष्य में हम यूक्रेन को रूस के हमले से बचा लेंगे, लेकिन जेलेंस्की को यूक्रेन की जनता से कौन बचाएगा? जनता पूछेगी ना कि आपने कैसे इतनी बड़ी जमीन आपने दे दी रूस के हाथ में। जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा उसके बाद यूक्रेन के अंदर बने रहना और फिर चुनाव लड़ना है। चुनाव वो हारेंगे और चुनाव हारेंगे तो उनके ऊपर तमाम मुकदमे चलेंगे। जेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि अगर मैं जमीन दे दूंगा तो पूरा यूक्रेन में रहना नामुमकिन है, मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। क्या वो इसको सहमत होते हैं? और वो जमीन ना छोड़ने का बोल रहे हैं, तो रूस का बिना जमीन लिए समझौते को मानेगा जो संभव ही नहीं है। समीर साहब ये बताओ, इस सारी लड़ाई का निष्कर्ष क्या है? मतलब किसी को सीख लेनी हो कि ये 3 साल के युद्ध से क्या सीख लिया आपने? सीख ये है कि लड़ना खुद पड़ता है, खुद ही मरना पड़ता है और अपनी ताकत खुद बढ़ानी पड़ती है, कोई मदद नहीं आए करने के लिए। 3 साल इनको बम बारूद दे करके इनको चढ़ाते रहे लोग कि तू लड़ तू लड़ तू लड़, और वही लोग आज समझौता करा रहे हैं, अरे जमीन छोड़ दे जमीन छोड़ दे जमीन छोड़ दे। क्या खुद की ताकत, देश बर्बाद हो गया, लाखों लोग मर गए, क्या मिला? जमीन अपनी जमीन साल लगेंगे उभरने में सर, 50 साल इसको। ये और सबक, यूक्रेन न्यूक्लियर मुल्क था, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, तो यूएसएसआर जब टूटा और यूक्रेन जब अलग हुआ तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा यूक्रेन के पास था। वो सारा का सारा जो यूक्रेन ने छोड़ दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ही लेकर छोड़ दिया यूक्रेन ने, सारे न्यूक्लियर हथियार दे दिए, नॉन न्यूक्लियर स्टेट बन गया और उसके बाद देश इस कगार पर पहुंच गया। इसीलिए अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि दुनिया आपके गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं चलती है। पाकिस्तान की 2 छोटी सी खबरें। पाकिस्तान के सिंध में बंदूकधारियों ने एक बस में सफर कर रहे 18 यात्रियों को किडनैप कर लिया। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। अभी तक ऐसे जो हालात थे या ऐसी घटनाएं या तो बलूचिस्तान में होती थी या खैबर पख्तूनख्वा में होती थी, ये सिंध में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपहरण किया वो बस से क्वेटा जा रहे थे। अब बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों ने प्लानिंग के तहत ये वारदात अंजाम दी। पहले सिंध और पंजाब के बॉर्डर के पास हाईवे पर रात के वक्त बस पर फायरिंग की, फिर लोगों का अपहरण कर लिया और फायरिंग के दौरान बस ड्राइवर और कुछ यात्रियों को उनको गोली भी लगी है। बस सवार लोगों का कहना है कि करीब 20 हमलावर थे, सबके पास हथियार थे। हमलावरों ने सिर्फ पुरुष यात्रियों को बस से उतरने के लिए कहा, महिलाएं बस में बैठी रहीं और सभी पुरुष यात्रियों को बस से उतारने के बाद ये अपने साथ लेकर के चले गए। अब ये यात्री कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किडनैपर कौन है, कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन इतना ही पता चल रहा है कि ये क्वेटा जा रही थी, मतलब बलूचिस्तान जा रही थी। तो ये बलोच लोग भी हो सकते हैं या सिंध में भी एक जो अब वहाँ, क्योंकि वहाँ भी आज़ादी की मांग बढ़ रही है, उनके लोग भी हो सकते हैं। तो एक महिला जो उस बस में बैठी थी उसने क्या बताया, सुनिए। भाई जहाँ 17-18 बंदे ले गए हम लोगों का, अभी ये लेडीज को छोड़ा है, लेडीज बैठे हुए थे, बाकी 17-18 बंदे हम लोगों का नहीं है। 27 बंदे टोटल गाड़ी में थे, बाकी लेडीज 4-5 बैठे हुए थे, हम भी लेडीज के साथ बैठे हुए थे, हमको छोड़ा है। बाकी हम लोगों को बंदे ले गए। फायरिंग पूरा घंटा स्टार्ट था हम लोगों के ऊपर, कोई हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला यहाँ से। तो ये तो वो कुछ जो जफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ था जिसमें बलोचों ने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी, इस बार उन्होंने ये बस में जो है ये हाईजैकिंग की है। लेकिन सिंध में हुआ है, इसकी क्या आपको इंपॉर्टेंस लगती है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, सिंधु देश की मांग वहाँ बहुत मजबूती से उठ रही है और सिंध वाला जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलाते रहे पिछले लंबे समय से। वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होते। उनकी 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो सिंधु देश को लेकर बाकायदा मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में दिख रहा है कि जो बलोच फाइटर्स हैं और ये सिंध वाले हैं, इनके बीच में कोई भी एक एग्रेसिव तबका खड़ा हो गया। उनको लग रहा है कि भाई ये गांधीवादी तरीके से तो कुछ होगा नहीं और अंत में तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। तो शायद वो हो सकता है, लेकिन अभी भी बड़ी जो एक कहें कि सुई घूमती है
वो बीएलए की तरफ, बलोचों की तरफ, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है। अब एक खबर वैसे ही बस ये मतलब इस पर हम और आप केवल थोड़ा सी चुटकी ले सकते हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक नया इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो थे ही, अब ये 600 अरब डॉलर 600 बिलियन डॉलर नेट वर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। मतलब दुनिया के इतिहास में आज तक इतनी दौलत एक व्यक्ति के पास कभी नहीं रही। 600 बिलियन डॉलर मतलब 49.49 लाख करोड़ रुपए। खरबपति हो गए आप ऐसे खरबपति है, खरबपति इतना मतलब पूरे कई देश जोड़ दीजिए तो देशों के बजट नहीं होते, वो हैं। अपने देश से भी समझ लीजिए, हाँ, भारत का जो बजट है वो इससे थोड़ा सा कम ही होगा, इसी के आसपास होगा टोटल बजट। और मुकेश अंबानी और अडानी जी का मैं आपको नंबर बता देता हूं, केवल थोड़ा सा नीचे कीजिएगा उसको, क्योंकि हमारे ये टॉप 10 में कभी आ गए थे एक बार। 18वें नंबर पर है मुकेश अंबानी, जिनकी 105 अरब डॉलर की नेटवर्थ है, और 84 अरब डॉलर के साथ अडानी है जो कि 20वें नंबर पर है। लेकिन कहां 84 और कहां 600 बिलियन डॉलर। इसी के साथ इतना ही आज कहानी कुर्सी में। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।